नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 581 स्वर्ग मार्शल नगर। जिस क्षण नियमशास्त्रीय बीज अंकुरित होता है और युवान आधार से बाहर निकलता है वही युवान ओपनिंग क्षेत्र होता है। युवान ओपनिंग का क्षेत्र अभी भी युन के लिए एक दूर की बात थी। हालांकि कई प्रतिभाशाली दावसीर योद्धा थे जिनके नियमित बीजों ने पहले ही ऊर्जा संचित कर ली थी और उनमें अंकुरन के संकेत दिखाई दे रहे थे ठीक ब्रेक थ्रू से पहले। एक बार युवान की नींव टूट जाने पर बीज तेजी से बढ़कर एक विशाल दिव्य वृक्ष बन जाएगा। इसलिए यद्यपि युवान परंपरा से बाहर निकलने से बहुत दूर था, फिर भी उसके नियमशास्त्रीय बीज ने पहले ही खतरनाक मात्रा में ऊर्जा संचित कर ली थी। साधना स्तर में वृद्धि एक पहलू था, लेकिन जीवन के पशु चिन्ह ने युन को और भी कई लाभ दिए, जैसे कि उसके शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि। नवजात शिशु नामक ये दानव 9 सिरों वाला एक सर्प था जिसने अपनी प्राचीन वंश परंपरा को जागृत कर लिया था। इसका शरीर बलवान था और मनुष्य इसकी बराबरी नहीं कर सकते थे। इससे पहले 9 नवजात शिशुओं के साथ युद्ध में युन ने सूर्य तीव्र मृत्यु धनुष से उन पर कई बार तीर चलाए थे, लेकिन 9 नवजात शिशुओं को मामूली चोट पहुंचाने के बदले में उन्हें केवल धनुष की डोरी से अपनी उंगलियों पर कट का ही सामना करना पड़ा। वे 9 नवजात शिशुओं के शरीर को पूरी तरह से भेदने में भी सफल नहीं हुए। यहां तक कि तीर भी 9 नवजात शिशुओं में पूरी तरह से धंस नहीं पाया था। इससे पता चलता है कि 9 नियोनेट की रक्षात्मक शक्ति कितनी असामान्य थी। अब 9 नियोनेट को बीस्ट मार्क ऑफ लाइफ में परिष्कृत करने के बाद युन को बीस्ट मार्क से केवल एक मामूली बढ़ावा मिला था, लेकिन यह उसके भौतिक शरीर के लिए एक क्वांटम छलांग थी। पीपी पापा, युन ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और उसकी नसें फूलने लगी। उसकी हड्डियों से लगातार धमाके जैसी आवाजें आ रही थीं। इस सुखद अनुभूति से वह चीखने से खुद को रोक नहीं पाया। यह बहुत आरामदायक था। ऐसा लग रहा था मानो उसके पास असीमित ऊर्जा हो और उसे बाहर निकालने की जरूरत हो। उसने दहाड़ते हुए मुक्का मारा। धमाका। यह मुक्का किसी नियम से प्रेरित नहीं था, बल्कि यह मात्र उसकी शारीरिक शक्ति का कमाल था। जैसे ही उसकी मुट्ठी रेत के टीले से टकराए, पूरा टीला फट गया और आसमान से घनी मात्रा में रेत बरसने लगी। शारीरिक शक्ति के मामले में युन कभी भी बहुत मजबूत नहीं था। गति के लिए उसके पास गोल्डन क्रोसन शिफ्ट नामक गति तकनीक थी, इसलिए उसकी गति बहुत तेज थी। विधि के लिए उन्होंने शुद्ध यांग विधियों का अभ्यास किया और शुद्ध यिन विधियों पर उनका थोड़ा ध्यान केंद्रित था। यिन यांग विधियों को महान दाव विधियां माना जाता था, जिनकी गहनता पंचतत्वीय विधियों से ऊपर थी। आक्रमण शक्ति के लिए युन ने कृपाण और तलवार दोनों का अभ्यास किया और उसके पास सूर्य प्रहार 9 मृत्यु धनुष भी था। साधना तकनीकों की बात करें तो उनके पास महान महारानी हृदय सूत्र था, जो सर्वोच्च महान दाव ग्रंथों से आया था, इसलिए ये स्पष्ट था। हालांकि इसके विपरीत रक्षा के मामले में युन कमजोर था। लड़ाई के दौरान उसे अपने पूरे शरीर को बचाने के लिए अपनी सुरक्षात्मक युवांची का उपयोग करना पड़ता था। अगर तलवार उसके सिर में घुस जाती तो युन की मृत्यु हो जाती। अपनी शारीरिक रक्षा क्षमता में कमी के कारण उसे हर समय सतर्क रहना पड़ता था, जिससे वह युद्धों के दौरान स्वतंत्र रूप से लड़ने में असमर्थ रहता था। और अब 9 नवजात राक्षस चिन्ह के विलय के बाद युन के शरीर में परिवर्तन शुरू हो गया था। 9 नवजात राक्षस की वृद्धि के साथ युन का शरीर और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। अब जाने का समय हो गया है। युन के दक्षिणी सागर में आने से लेकर 9 नवजात प्राणियों पर विजय प्राप्त करने और जीवन के पशु चिन्ह को पूरी तरह से अपने भीतर समाहित करने तक उसे 1 महीने का समय लगा। 9 नवजात पशु चिन्ह को आत्मसात करने से पहले 9 नवजात पशु एक दिव्य प्रलय का सामना करने वाला था। उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसके लिए इससे बचना असंभव था। उसका मरना तय था। यदि दिव्य प्रलय से 9 नवजात पशु चिन्ह नष्ट हो जाता है तो इस पशु चिन्ह का पोषण करने का कोई तरीका नहीं रह जाएगा और मैं फिर से वहीं पहुंच जाऊंगा जहां से शुरू किया था। युन ने मन ही मन बुदबुदाया। वह स्वाभाविक रूप से ऐसा होने नहीं देना चाहता था। वह 9 नवजात शिशुओं के लिए दिव्य खजाने की खोज करना चाहता था ताकि वे स्वर्गीय संकट से उबर सकें। साथ ही वह मार्शल एलायंस की साजिशों की जांच भी करना चाहता था। युन ने एक निकास द्वार खोला और आकाश में उड़ गई, फिर महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र से गायब हो गई। तियान युआन जगत के पूर्वी क्षेत्रों में एक शहर बसा हुआ था। यह एक विशाल वृक्ष पर बना था और इसे स्वर्ग युद्ध नगर के नाम से जाना जाता था। दूर से देखने पर वह विशाल वृक्ष 2 लोगों के बीच युद्ध के दृश्य जैसा प्रतीत होता था। उस विशाल वृक्ष की जड़ों और शाखाओं पर अनेक योद्धा खड़े होकर ध्यान लगा रहे थे। उनमें से कई लोग लंबे समय तक यहाँ रुके थे। उनका लक्ष्य उस विशाल वृक्ष द्वारा उत्पन्न छवियों से कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त करना था। यह विशालकाय वृक्ष कई वर्षों पहले से मौजूद था। अब यह देखने में ऐसा लगता था मानो मर गया हो, लेकिन यह मुरझाया नहीं था। ऐसा दिव्य वृक्ष दिव्य दाव से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुआ था। बाद में एक दिव्य राजा ने यहाँ एक शहर का निर्माण किया और उसका नाम स्वर्ग मार्शल सिटी रखा। हेवन मार्शल सिटी तियान युआन जगत में मार्शल एलायंस के सबसे निकट स्थित सबसे बड़ा शहर था। मार्शल एलायंस सभी के लिए खुला नहीं था, इसलिए हेवन मार्शल सिटी कई तियान युआन जगत के योद्धाओं के एकत्र होने का स्थान बन गया। तियान युआन जगत के कई संप्रदायों और गुटों ने स्वर्ग मार्शल नगरी में अपनी शाखाएं स्थापित कर रखी थीं। अधिक लोगों के कारण खजाने का लेन देन भी अधिक होता था। स्वर्ग मार्शल नगरी तियान युआन जगत का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी था। स्वर्ग मार्शल सिटी में स्थापित खजाना घर कई मनुष्यों के बीच प्रसिद्ध था। हेवन मार्शल सिटी से कुछ दूरी पर स्थित एक पहाड़ी जंगल में एक सफेद चमक दिखाई दी।
उसके बाद प्रकाश के द्वार से एक आकृति बाहर निकली। ये यून धीरे से जमीन पर उतरा। उसका गंतव्य स्वर्ग मार्शल सिटी था। मार्शल एलायंस के सबसे नजदीकी शहर होने के नाते इसमें मार्शल एलायंस के कई संगठन मौजूद थे, इसीलिए ये स्थान ये यून का पहला गंतव्य बन गया। यहाँ आने से पहले ये यून ने हेवन मार्शल सिटी के बारे में पहले से कुछ शोध किया था। करोड़ों वर्ष पूर्व प्राचीन महामहिम ने तियान युआन जगत की यात्रा की थी और अपने पीछे छोड़ी गई एक नोटबुक में उन्होंने इस दिव्य वृक्ष का उल्लेख किया था। उन्होंने इसकी समीक्षा भी की थी, लेकिन प्राचीन महामहिम ने शहर का कोई जिक्र नहीं किया। संभवतः ये शहर महामहिम के युग के बाद बनाया गया था। स्वर्ग युद्ध नगरी में अनगिनत योद्धा थे। आसपास के पहाड़ों और जंगलों में भी कई योद्धा प्रशिक्षण ले रहे थे। ये यून स्वर्ग मार्शल शहर की ओर उड़ रहा था और वहां उसकी मुलाकात साधना कर रहे योद्धाओं के कुछ समूहों से हुई। ये योद्धा अधिकतर युआन फाउंडेशन स्तर के थे, इसलिए वे ये यून की आभा को भी महसूस नहीं कर पा रहे थे। उसकी आकृति को देखना तो दूर की बात थी। जैसे जैसे ये यून आगे बढ़ा, उसने इन युवा योद्धाओं को देखा। उनमें से कई तियान युआन दुनिया के विभिन्न गुटों से आए थे, लेकिन उनमें से कुछ ने काले रंग के मार्शल सूट पहने हुए थे और उन पर ब्लड मून के लोगो कढ़ाई किए हुए थे। ये यून को ब्लड मून का लोगो बेहद आकर्षक लगा। स्पष्ट रूप से ये लोग मार्शल एलायंस से आए थे। ये लोग शायद ब्लड मून से सीधे तौर पर संबंधित न हो और केवल बाहरी सदस्य हों, लेकिन फिर भी साधकों के बीच उनका एक विशेष दर्जा था। ये यून को यह महसूस हुआ कि बहुत से लोग उनके प्रति बेहद सम्मानजनक व्यवहार कर रहे थे। कई योद्धाओं के बीच ये यून ने लगभग 8 युवा योद्धाओं का एक छोटा समूह देखा। उन्होंने चमकीले रंग के वस्त्र पहने हुए थे और उनकी यात्रा की दिशा से पता चलता था कि वे भी स्वर्ग मार्शल शहर की ओर जा रहे थे। ये यून रुक गई और उनके कपड़ों को देखने लगी। पता चला कि वे ली फायर सैक्ट के लोग थे। ली फायर सैक्ट को शेंतु परिवार का सहयोगी माना जा सकता है। वे लिन परिवार के बाहर शेंतु परिवार के साथ तैनात थे और लिन परिवार की गतिविधियों पर नजर रखते थे। हालांकि ये यून की कार्रवाई के परिणामस्वरूप 8 युवा शिष्यों की मृत्यु हो गई। इस दल में एक युवा योद्धा था जो बहुत ही सलीके से कपड़े पहने हुए था। वह अपनी दल की एक महिला योद्धा से कह रहा था, 2 और निर्जन राक्षसों को मारने और तुम्हें 2 राक्षस चिन्हों को आत्मसात करवाने के बाद हमें स्वर्ग मार्शल नगर के लिए शीघ्र निकलना होगा। मार्शल अंकल गोंडसुन हमारी देरी से प्रसन्न नहीं होंगे। डरने की क्या बात है। वैसे इस बार मार्शल अंकल गोंडसुन खजाना घर के आयोजन में शामिल होना चाहते हैं। अगर हम जल्दी लौट आए तो हो सकता है कि वो हमें अपने साथ चलने दें ताकि हम और भी ज्ञान प्राप्त कर सकें। मैंने सुना है कि वहां कई ऐसे दिव्य खजाने होंगे जिनके बारे में किसी ने कभी सुना भी नहीं होगा। महिला योद्धा ने उत्साह से कहा। युवा योद्धा मुस्कुराया और आत्मसंतुष्ट भाव से बोला, ये तो कुछ भी नहीं है। इस बार का मुख्य आकर्षण तो दीर्घायु बढ़ाने वाली गोली है। कई बड़े संप्रदायों के वरिष्ठ और यहाँ तक कि महागुरु भी स्वयं इस दीर्घायु बढ़ाने वाली गोली के लिए आ रहे हैं। इसे मात्र देखने मात्र से ही 1 वर्ष का जीवन काल बढ़ जाता है। सच में, महिला योद्धा की आंखें चमक उठी। क्या इसे देखकर ही किसी की उम्र बढ़ सकती है? तो उसे खजाने में जाकर अच्छी तरह देखना होगा। कुछ देर बाद जब उसने देखा कि उसका बड़ा भाई अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा है, तो उसे समझ आ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। दोनों में झगड़ा शुरू हुआ और अंत में उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया। इस बार उनके प्रशिक्षण के अनुभव में एक गुप्त प्रेम प्रसंग भी शामिल था। कोने में छिपा हुआ ये यून अब उस जोड़े पर ध्यान नहीं दे रहा था। हालांकि उनकी बातचीत ने उसे थोड़ा झुंझला दिया। दीर्घायु बढ़ाने वाली गोली, इसका उपयोग केवल निम्न स्तर के योद्धा ही कर सकते थे। ये भविष्य के युद्धपथ को अवरुद्ध करके व्यक्ति की आयु बढ़ा देता था। 12 दिव्य लोकों में इसका कोई मूल्य नहीं था, लेकिन तियान युआन जगत में अनेक लोग इसे पाने की प्रबल इच्छा रखते थे। ट्रेजर हाउस में इसे उदारतापूर्वक बेचकर ही मार्शल एलायंस जनता का समर्थन हासिल करने में सफल रहा। ये यून ने हल्की सी आह भरी। मार्शल एलायंस बहुत लंबे समय से अस्तित्व में था, इसलिए इसे गिराना बहुत मुश्किल होगा। अध्याय 582, शहर में प्रवेश। उसके सामने हेवन मार्शल सिटी थी और वह उस विशाल दिव्य वृक्ष को देख सकता था। उस विशाल वृक्ष का तना पहाड़ जितना मोटा था और उसकी शाखाओं पर लताएं फैली हुई थी जो चारों दिशाओं में पहाड़ों की तरह लिपटी हुई थी। किसी को नहीं पता था कि ये लताएं कितने दसियों हजार वर्षों से अस्तित्व में थीं। मौसम की मार झेलने के बावजूद वे पहले की तरह ही मजबूत बनी रहीं, जरा भी सड़ी नहीं। उस विशाल वृक्ष पर एक विस्तृत समतल भूमि फैली हुई थी जिस पर अनेक मंडप बने हुए थे। सड़कें लोगों से भरी हुई थीं और भीड़भाड़ का माहौल था। प्रवेश के लिए प्रति व्यक्ति एक निम्न श्रेणी का अवशेष ही मान्य है। जैसे ही यून प्रवेश द्वार पर पहुंचा, गार्डों ने उससे प्रवेश शुल्क की मांग की। एक साधारण अवशेष यून के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन अगर वे किसी वीरान भूमि के योद्धा होते तो एक अवशेष उनके शरीर को पूरी तरह से रूपांतरित करने और उनके भाग्य को बदलने के लिए काफी होता। आखिरकार उस समय लियान चेंगयू ने एक निर्जन हड्डी का टुकड़ा प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ सहा था और अपने कई कबीलेवासियों के जीवन का बलिदान देने के बावजूद पुरानी विधियों से निर्जन हड्डी को परिष्कृत करके प्राप्त की गई निर्जन हड्डी की वस्तु की गुणवत्ता निम्न श्रेणी की निर्जन हड्डी की वस्तु से भी कहीं कम थी। प्रति व्यक्ति एक अवशेष प्राप्त करने की दर और प्रतिदिन अनगिनत लोगों के प्रवेश करने के कारण हजारों वर्षों में अर्जित धन की मात्रा बहुत अधिक थी और हेवन मार्शल सिटी पर मार्शल एलायंस का नियंत्रण था, इसलिए ये धन भी मार्शल एलायंस में ही प्रवाहित हुआ। कोई यह कल्पना कर सकता है कि इन वर्षों में मार्शल एलायंस द्वारा बनाई गई नींव अतुलनीय थी। इतना ही नहीं, हेवन मार्शल सिटी में सड़क किनारे की सभी दुकानों और स्टॉलों पर कर लगता था। यहाँ नीलामी घर भी स्थापित थे जो इसी तरह शुल्क वसूलते थे और सबसे बड़ा व्यापार केंद्र ट्रेजर हाउस सीधे मार्शल एलायंस द्वारा स्थापित किया गया था। खजाने के घर में बड़ी मात्रा में दिव्य खजाने बेचे जाते थे। उनकी कीमतें बाजार में सामान्य व्यापार मूल्य से 20-30% अधिक थीं।
लेकिन फिर भी तियान युआन जगत के कोने कोने से बड़ी संख्या में योद्धा खजाना घर से अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए आते थे। सबसे पहले इसका कारण ये था कि ट्रेजर हाउस में सभी प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध थीं। कई वस्तुओं की कीमत इतनी अधिक थी कि उनका कोई बाजार नहीं था, लेकिन वे ट्रेजर हाउस में मिल जाती थीं। दूसरे, ट्रेजर हाउस की अच्छी प्रतिष्ठा थी और वस्तुओं के असली होने की गारंटी थी, इसलिए धोखा दिए जाने का कोई डर नहीं था। परिणामस्वरूप लोग थोड़ा अधिक खर्च करने को तैयार थे। जैसे ही ये यून उस अवशेष का भुगतान करने ही वाला था, तभी उसे अपने से कुछ ही दूरी पर एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी, अरे इतना महंगा। ये यून ने पीछे मुड़कर देखा तो एक गार्ड दूसरे प्रवेश शुल्क संग्रह केंद्र पर 3 लोगों को रोक रहा था। उनमें एक युवक था जिसने पशु की खाल के कपड़े पहने थे, एक युवक जिसकी उम्र 20 के आसपास थी और एक 16 या 17 साल की युवती थी। यह विस्मयबोधक शब्द लड़की के मुंह से निकला, हम 3 लोग हैं, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हमें 3 अवशेष चढ़ाने होंगे? तीनों में से लड़की थोड़ी शर्मिंदा थी। उसने नीले रंग के कपड़े पहने थे और सिर पर फूलों वाला दुपट्टा था। वह एक ग्रामीण लड़की की तरह कोमल और आकर्षक लग रही थी, लेकिन उसकी सादी वेशभूषा से वह थोड़ी थकी हुई भी लग रही थी। उनके फटेहाल पहनावे या बोलने के तरीके से यह आसानी से पता चल जाता था कि ये तीनों लोग किसी बड़े गुट से नहीं थे। बड़े गुटों के कुलीन लोग हमेशा 1 या 2 कीमती चीजों से सजे रहते थे और अच्छे कपड़े पहनते थे। आम लोगों के कपड़े पहनने वाले लोग संभवतः साधारण पृष्ठभूमि से आते थे। हेवन मार्शल सिटी के रक्षक ने तिरस्कार भरी निगाहों से उन तीनों को देखा। प्रतिदिन यहां से अवशेष एकत्र करते हुए उसने तियान युआन जगत के सभी हिस्सों से योद्धाओं को देखा था, इसलिए वह उन योद्धाओं से चिढ़ गया था जो भुगतान करने में आनाकानी करके टालमटोल कर रहे थे। ये स्वर्ग मार्शल सिटी का नियम है, सभी को इसका पालन करना होगा। अगर आप कोई पवित्र वस्तु भेंट नहीं कर सकते तो आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। गार्ड ने यह कहकर अधीरता से हाथ हिलाया, रास्ता मत रोको, तुम्हारे पीछे बहुत लोग हैं, आगे बढ़ो। तीनों को एक तरफ धकेल दिया गया। 20 साल के युवक ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए गार्ड का दिल जीतने की कोशिश की और कहा, भाई गार्ड, मेरे प्यारे भाई गार्ड, कृपया शांत हो जाए। हम एक छोटे से इलाके से आए हैं, इसलिए हमें नियम नहीं पता थे। जल्दी करो और अवशेष का भुगतान करो, युवक ने लड़की से आग्रह किया। लड़की ने अपने शरीर पर लटके नीले रंग के कपड़े के थैले को कसकर पकड़ते हुए अपने दांत भींच लिए। इस लड़की के पास तो अंतरस्थानिक अंगूठी भी नहीं थी। आम इंसानों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला थैला न केवल ले जाने में असुविधाजनक था, बल्कि उसकी क्षमता भी कम थी। कल्पना कीजिए कि लंबी दूरी की यात्रा के दौरान इन चीजों को ढोना कितना थका देने वाला होता होगा। बड़ी बहन, जानवरों की खाल पहने युवक ने लड़की को खींचा। युवक की लंबाई बहुत कम थी, उसकी त्वचा सांवली थी और चेहरे की बनावट सामान्य सी थी। बैग पकड़ते ही लड़की के दिल में एक चुभन सी महसूस हुई। उसने युवक की ओर मुड़कर कहा, न्यू, कोई बात नहीं, हम यहाँ तुम्हें स्वर्ग मार्शल नगर ले जाने के लिए आए हैं। हमारा परिवार भले ही छोटा हो और तुम्हारा पालन पोषण करने में सक्षम न हो, लेकिन सौभाग्य से तुम में इतनी अच्छी योग्यताएं हैं, तुम्हारे लिए प्रवेश शुल्क देना जायज है। इसके अलावा क्या हमारे पास एक जड़ी बूटी नहीं है? उसे बेचकर हम भी कुछ धनवान हो जाएंगे। जब ऐसा होगा तो मेरे प्यारे छोटे भाई के लिए कुछ दवाइयां और स्मृति चिन्ह खरीदना कोई बड़ी बात नहीं होगी। जब तक तुम कुछ बन जाओगे तब तक सब कुछ ठीक है। आहनियू नाम से पुकारे जाने वाले उस युवक को पता था कि लड़की उसे सहज महसूस कराने के लिए नाटक कर रही है। उसने अपने होंठ दबाए रखे और एक शब्द भी नहीं बोला। हालांकि उसकी आंखों में हट स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उन्हें अच्छी तरह पता था कि उनकी बड़ी बहन ने स्वर्ग मार्शल सिटी की इस यात्रा के लिए बहुत मेहनत की थी, और ये अवशेष उनके परिवार की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा थे। ये कहा जा सकता है कि उन्होंने अपना सब कुछ उसी पर दांव पर लगा दिया था। तो ये भाई बहन की जोड़ी है। ये यून ने हल्की सी आह भरी। लड़की के चेहरे को देखकर उसका मन क्लाउड वाइल्डनेस में बिताए अपने समय को याद करने लगा, खासकर जियांग शियाओरू के उस अपमानित चेहरे को जब उसने उसके लिए खाना लाने की गुहार लगाई थी। उस लड़की ने अपने छोटे भाई के लिए बहुत त्याग किया था और इसी वजह से ये उनको अपनी बड़ी बहन जियांग शियाओरू की याद आने लगी। मुझे शहर में प्रवेश शुल्क चुकाने दीजिए, ये यून ने अचानक कहा। ये यून अजनबियों की परवाह नहीं करता था। हर किसी की अपनी परेशानियां होती हैं और दुनिया इतनी बड़ी है कि वह हर किसी की परवाह नहीं कर सकता। हालांकि इस भाई बहन की जोड़ी को देखकर ये यून भावुक हो गया। जब उसने बोलना शुरू किया तो गार्ड ने ये यून को हैरानी भरी नजरों से देखा। भाई बहनों के पीछे खड़ा 20 साल का युवक पहले तो थोड़ा चौंक गया, फिर खुशी से झूम उठा और बोला, यह आदरणीय भाई वाकई बहुत शिष्ट है। अरे वाह, आप तो हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। हम साधारण परिवार से हैं, इसलिए हमारी दौलत हमें शर्मिंदा करती है। आप हम पर इतना खर्च कर रहे हैं, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। युवक के अपनी बात पूरी करने से पहले ही लड़की ने उसे बीच में ही रोक दिया। धन्यवाद महोदय, लेकिन हम आपकी भेंट स्वीकार नहीं कर सकते, लड़की ने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया। उसके बगल में पशु की खाल पहने युवक ने भी अपनी गहरी लेकिन चमकदार आंखों से पलकें झपकाईं। स्पष्ट रूप से वह अपनी बड़ी बहन के कार्यों का समर्थन कर रहा था। अचानक मिली उदारता को अस्वीकार करना मान सम्मान का सवाल नहीं था, बल्कि मानवीय सिद्धांतों का सवाल था। यही बात उनके दिवंगत माता पिता ने उन्हें सिखाई थी। ये यून एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। वह भाई बहनों को देखकर काफी हैरान था, लेकिन परिणामस्वरूप उसके मन में उनके प्रति एक सकारात्मक धारणा बनी। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मैं लापरवाह हो रहा था। अवशेषों को रखने से पहले उन्होंने बड़ी सहजता से यह बात कही। उनका मानना था कि भले ही यह युवक भविष्य में बहुत तरक्की न करे, लेकिन संभवतः वह कुछ न कुछ जरूर हासिल करेगा। अभी थोड़ा बहुत कष्ट सहना कोई बड़ी बात नहीं थी। यह भाई बहनों के साथ आया हुआ 20 साल का युवक उसे रोकना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह स्वाभाविक रूप से परेशान था और मन ही मन भाई बहनों की मूर्खता पर बड़बड़ा रहा था।
इस समय लड़की ने अपने कपड़े के थैले से 2 निम्न श्रेणी की वस्तुएं निकाली। ये दोनों वस्तुएं देखने में तो चमकीली लग रही थीं, लेकिन इनकी गुणवत्ता अत्यंत निम्न थी। संभवतः इन्हें निर्जन स्वर्ग के किसी नौसिखिया प्रशिक्षु ने परिष्कृत किया था। गार्ड ने उन अवशेषों को तिरस्कार भरी नजरों से देखा, लेकिन उसने धैर्यपूर्वक इसे स्वीकार कर लिया। इसके बाद गार्ड ने 20 वर्ष के युवक की ओर देखा। हालांकि युवक असहाय होकर ही यून को देखता रहा। वह, आदरणीय भाई, क्या आप सोचते हैं? उसका इरादा बिल्कुल स्पष्ट था। भाई बहन शायद इसे अस्वीकार कर देते, लेकिन उसने नहीं किया, इसलिए उसकी मदद की जा सकती थी। ये यून के मन में इस युवक के प्रति कोई अच्छी भावना नहीं थी। यद्यपि उसके लिए कोई अवशेष महत्वहीन था, फिर भी वह उसे ऐसे व्यक्ति को नहीं देता। ये यून सीधे शहर में प्रवेश कर गई और उस युवक को वहीं अचंभित छोड़कर चली गई। कुछ ही देर में ये यून ने अपने पीछे से सुना, अरे देखो तुमने क्या कर दिया, मैं शहर में प्रवेश शुल्क नहीं दे सकता। आह यू, अगर मैं रास्ता न दिखाता तो तुम दोनों को स्वर्ग मार्शल नगरी का रास्ता पता ही नहीं चलता। वैसे नगरी में प्रवेश करने के बाद क्या तुम यह उम्मीद नहीं कर रहे हो कि मैं आहनियू का परिचय किसी बड़े संप्रदाय से कराऊंगा? तुम्हें जड़ी बूटी बेचने के लिए जगह ढूंढने में भी मेरी जरूरत पड़ेगी, है ना? मेरे बिना तो तुम अंधेरे में ही भटकते रहोगे। मैंने कोई बड़ा काम तो नहीं किया, पर मेहनत तो की है। क्या तुम मुझसे इस तरह की छोटी मोटी रकम चुकाने की उम्मीद कर रहे हो? चचेरे भाई, तुम ऐसे शब्द नहीं कह सकते। तुम खुद स्वर्ग मार्शल सिटी आना चाहते थे। इस रास्ते में हमने बहुत पैसा खर्च किया है। आगे जब आहनू किसी संप्रदाय में प्रवेश करेगा तो और भी खर्च होंगे। क्या तुम उस थोड़े से पैसे को लेकर परेशान हो जो मैंने रास्ते में खर्च कर दिया? भविष्य में जब मैं सफल हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें जो थोड़े से संसाधन दूंगा वो भी युआन फाउंडेशन तक पहुंचने के लिए काफी होंगे। जब ऐसा होगा तो तुम शान से घर लौट सकते हो। ठीक है, अगर हमें शहर में प्रवेश करना है तो जल्दी करो और भुगतान करो ताकि हमारे पीछे आने वाले लोगों का रास्ता न रुके, वरना बिग ब्रदर गार्ड हमें फिर से रोक देगा। जैसे जैसे यीयून आगे बढ़ता गया, तीनों लोगों की आवाजें दूर होती चली गईं। वह अचानक रुक गया और पीछे मुड़कर देखा। उसने आह यू नाम की लड़की को देखा, जिसका चेहरा लाल था और उसकी आंखों में मानो आंसू भरे हुए थे। अंततः उसने अपने होंठ दबाए और कुछ हिचकिचाहट के बाद अपने बर्फ जैसे सफेद हाथों से अपने नीले रंग के बैग में हाथ डाला। ये यून ने हल्की सी आह भरी और उन्हें देखना बंद कर दिया। दुनिया पीड़ा से भर गई थी। सभी ने एक ही प्रकार के 5 अनाज खाए और एक ही प्रकार की स्वर्ग पृथ्वी युआन की हुई ऊर्जा उत्सर्जित की, फिर भी सभी का स्वभाव अलग अलग था। ये यून के सामने जो मामला आया वह उसके मार्शल आर्ट के मार्ग में एक मामूली सी बात थी, लेकिन इसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। एकांत प्रशिक्षण, अंतहीन हत्या और रहस्यमय क्षेत्रों की खोज के अलावा योद्धाओं को कुछ सामान्य आत्मचिंतन की भी आवश्यकता होती थी। मानव पीड़ा, जन्म, मृत्यु, बीमारी और वृद्धावस्था को देखना और यहाँ तक कि जीवन के महान दुखों और सुखों का अनुभव करना भी मार्शल आर्ट का एक हिस्सा था। तलवार का उपयोग करके कोई व्यक्ति अपना तलवार का हृदय बना सकता था, जबकि कृपान का उपयोग करने वाले कृपान के इरादे की अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते थे। उदाहरण के लिए एजियो और यांग लॉर्ड की तलवार दाव उनके जीवन के सुख दुखों के उतार चढ़ाव के संयोजन का परिणाम थी, और यही सब ये उनमें कमी थी। उनका पिछला जीवन साधारण और नीरस था, लेकिन पुनर्जन्म के बाद उन्होंने बादल वन्यभूमि की गरीबी का अनुभव किया और उन्होंने ताया दिव्य साम्राज्य में जीवन और मृत्यु के बीच आए संकट का सामना किया। हालांकि ये पर्याप्त नहीं था, उन्हें और भी अधिक अनुभव की आवश्यकता थी, एक लंबा जीवन जो और भी अधिक दुख और सुख से भरा हो। अध्याय 583, वांछित पोस्टर। हेवन मार्शल सिटी एक समृद्ध शहर था। जैसे ही यीयून ने शहर में प्रवेश किया, उसे हेवन मार्शल सिटी का नक्शा दिया गया। मानचित्र में हेवन मार्शल सिटी के विभिन्न क्षेत्रों को दर्शाया गया था। शहर के दक्षिण में एक व्यापारिक क्षेत्र था, जहां शहर की गलियों के किनारे दुकानें लगी हुई थीं। यहां अच्छे और बुरे हर तरह के लोग रहते थे। धोखाधड़ी के मामले होना आम बात थी। अगर कोई यहां व्यापार करते समय ठगा जाता तो इसके लिए वह केवल अपनी कम समझदारी को ही दोषी ठहरा सकता था। शहर का उत्तरी भाग मार्शल एलायंस के स्वामित्व में था। इसकी सुरक्षा आमतौर पर कड़ी रहती थी और बिना उचित कारण के लोगों को प्रवेश करने से रोकती थी। शहर के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों के मध्य में खजाना घर स्थित था। यह हेवन मार्शल सिटी की सबसे ऊंची इमारत भी थी और यह शहर के बिल्कुल केंद्र में स्थित थी। शहर के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों की बात करें तो वे बड़े संप्रदायों से संबंधित भूमि या तियान युआन काल के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निवास स्थान थे। हेवन मार्शल सिटी का निर्माण केवल उस विशाल वृक्ष पर हुआ था, इसलिए यह बहुत बड़े क्षेत्र में नहीं फैला था, जिसके परिणामस्वरूप यहां संपत्ति की कीमतें आसमान छू रही थीं। युआन ओपनिंग स्तर का एक सामान्य योद्धा अपनी पूरी संपत्ति खर्च करने के बावजूद भी हेवन मार्शल सिटी में एक आलीशान घर नहीं खरीद सकता था। हेवन मार्शल सिटी में संपत्ति के मालिक या तो मार्शल जगत के धनी उद्योगपति थे या युआन ओपनिंग क्षेत्र के प्रसिद्ध योद्धा थे। वे युआन ओपनिंग क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ थे। बेशक स्वर्ग युद्ध नगरी में बसने वाले दिव्य राजाओं की कोई कमी नहीं थी, और चाहे वे कहीं भी हों, दिव्य राजा क्षेत्र के विशेषज्ञ सामंती अधिपति माने जाते थे और जनता द्वारा सम्मानित होते थे। ये यून ने हेवन मार्शल सिटी के एक सराय में कमरा बुक कराया, जिसका किराया प्रतिदिन 5 निम्न श्रेणी के वीरान अस्थि अवशेषों के बराबर था। ये देखकर ये यून ने आह भरी, भाई बहन के लिए ये खर्चा उठाना नामुमकिन था। इस दुनिया में लोगों के बीच का अंतर बहुत अधिक था। मैं पहले खजाना घर जाऊंगा। ये यून को स्वर्ग मार्शल सिटी की अपनी यात्रा में कई काम करने थे। उसका पहला पड़ाव खजाना घर था। हेवन मार्शल सिटी के सबसे बड़े व्यापारिक मंच के रूप में ट्रेजर हाउस की इमारत शहर में बेहद आकर्षक थी। ये 10 मंजिलों से भी अधिक ऊंचा एक पैगोडा था और देखने में बहुत ही आलीशान लगता था। हेवन मार्शल सिटी में उड़ना मना था, इसलिए खजाना घर तक पहुंचने के लिए शहर की गलियों से होकर पैदल चलना पड़ता था, और ये शहर की गलियां ही तियान युआन जगत के अधिकांश व्यापार का केंद्र थीं।
प्रतिदिन अनगिनत योद्धा यहाँ आते जाते रहते थे। शहर की गलियों में प्रवेश करने के बाद ये युन ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि यहाँ कई दुकानें और स्टॉल थे जिनमें तरह तरह का दिलचस्प और अनोखा सामान प्रदर्शित था, फिर भी ये युन को लगा कि इतनी मात्रा में सामान होने के बावजूद शायद उसे कुछ भी काम का नहीं मिलेगा। उपलब्ध खजाने का स्तर उसके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं था और शहर के अंदरूनी हिस्सों में विभिन्न वस्तुओं को देखने के अलावा उन्हें तियान युआन जगत के विभिन्न हिस्सों से आए कई योद्धाओं को देखने का अवसर मिला। उनकी साधना तकनीकें, नियम और हथियार सभी अलग अलग थे। यह एक अद्भुत दृश्य था। जब ये यून सड़कों पर यूं ही घूम रहा था तो उसने देखा कि कुछ दुकानों पर एक बोर्ड लटका हुआ था जिस पर लिखा था कि वे किस संप्रदाय या परिवार से संबंधित हैं। तियान युआन काल के कई शक्तिशाली पारिवारिक कुलों और संप्रदायों ने यहाँ अपना अड्डा बना लिया था। सबसे पहले वे अपने शिष्यों द्वारा खोजे गए संसाधनों को बेच सकते थे या उनके द्वारा निर्मित उत्पादों जैसे कि अवशेष या खेती की तकनीकों को बेच सकते थे। दूसरे, इन दुकानों का उपयोग परिवार के सदस्यों द्वारा आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए किया जा सकता है। ये यून दुकानों में यूं ही घूमती रही और फिर एक दुकान के सामने रुक गई। लिन परिवार। एक दुकान के दरवाजे के ऊपर लगी पट्टिका पर बड़े अक्षरों में लिन लिखा हुआ था। ये लिन परिवार की दुकान थी। हालांकि दुकान ठंडी और सुनसान थी। दुकान की अधिकांश अलमारियां खाली थीं और चून की कोई ग्राहक नहीं था, इसलिए दुकान की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। और दुकान के दोनों ओर शेंतु, ली फायर। जब ये यून ने शेंतु परिवार और ली फायर सेक्ट के चिन्ह और चिन्ह देखे तो वह तुरंत समझ गया कि ये दुकानें पहले लिन परिवार की थीं, लेकिन अब व्यावसायिक संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा शेंतु परिवार और ली फायर सेक्ट के कब्जे में है। यह अज्ञात था कि उन्होंने लिन परिवार के लिए एक छोटा सा खाली कमरा क्यों छोड़ दिया था। शायद इसका कारण ये था कि लिन परिवार ने अपनी आखिरी दुकान को छोड़ने से बिल्कुल इनकार कर दिया था, या ये भी संभव था कि जब शेंतु परिवार और ली फायर सेक्ट ने लिन परिवार की दुकानों को बराबर बराबर बांटा तो केवल यही एक दुकान बची थी। उन्होंने इसे बिना छुए वहीं छोड़ देने का फैसला किया, यहाँ तक कि लिन परिवार का साइनबोर्ड भी लगा रहने दिया। साइनबोर्ड धूल की मोटी परत से ढका हुआ था और खाली अलमारियों के साथ ये दृश्य पतन से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था। ये खाली कमरा लिन परिवार के लिए एक उपहास बन गया था। हेवन मार्शल सिटी आने वाले कई लोग लिन परिवार के यहाँ कारोबार शुरू करने के समय की चहल पहल को याद करते होंगे और वर्तमान स्थिति की तुलना में वे समझ सकते हैं कि पतन कैसा होता है। ये यून ने आह भरी। लिन परिवार पर पाबंदियां लगी हुई हैं और उन्हें हाशिए पर धकेल दिया गया है, यहाँ तक कि उन्हें अपने इलाके में आने जाने में भी दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में वे हेवन मार्शल सिटी में दुकान की देखभाल करने के लिए समय कैसे निकाल सकते हैं। अरे, एक वांछित पोस्टर। लिन परिवार की दुकान के दोनों ओर वांछित अपराधियों के पोस्टर लगे हुए थे और उन पोस्टरों पर जिन अपराधियों के नाम थे वे थे ये यून और लिन शिंटोंग। मानव जाति के गद्दार ये यून और जादूगरनी लिन शिंटोंग को पकड़ने पर इनाम। इन दोनों ने उजार जाति के साथ साजिश रची है। इन्होंने शातिर चालों से महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में शेंतु परिवार, ली अग्नि संप्रदाय, पशु नियंत्रण संप्रदाय और टोटेम मिस्टिक कबीले के कई प्रतिभाशाली लोगों पर चुपके से हमला किया और उनकी हत्या कर दी। इन्होंने महान महारानी के उस खजाने को चुराने की साजिश रची जो मूल रूप से विभिन्न बड़े संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोगों का था। साथ ही महान महारानी की विरासत को भी चुराने की साजिश रची। महान महारानी की विरासत मानव जाति का खजाना है, लेकिन अब इसे घृणित तरीकों से हासिल किया गया है। अगर महान महारानी को अपने परलोक में इस बात का पता चलता तो वह इसे बर्दाश्त नहीं करती। ये यून और लिन शिंटोंग ने हमारे मानव पूर्वजों के बहुमूल्य खजाने चुरा लिए हैं और उन्होंने उजार जाति की शरण ली है। उजार जाति का इस्तेमाल करके वे तियान युआन लोक में हमारी मानव जाति की विरासत को नष्ट करने और फिर तियान युआन लोक पर प्रभुत्व स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। उनकी इन कुटिल योजनाओं को रोकना होगा। इसलिए मार्शल एलायंस सभी मार्शल प्रैक्टिशनर्स और नायकों से ये यून और लिन शिंटोंग को पकड़ने के लिए यह नोटिस जारी कर रहा है। जो कोई भी मार्शल एलायंस या उपरोक्त किसी भी परिवार या संप्रदाय को सुराग देगा, उसे 10 दीर्घायु बढ़ाने वाली गोलियां, 10,000 सर्वोच्च श्रेणी के अवशेष और एक आंतरिक शिष्य के रूप में स्वर्गीय दाव संघ में प्रवेश दिया जाएगा। यदि कोई इन दोनों को मार डाले, उनके अंगों को अपन कर दे या उनके दांतियानों को नष्ट कर दे तो पुरस्कार 10 गुना बढ़ जाएगा। उसे एक प्रमुख शिष्य के रूप में स्वर्गीय दाव संघ में प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा ये यून की एक बड़ी बहन है जियांग शियाओरू। वह वीरान जाति की एक जादूगरनी है। चाहे कोई सुराग मिले या उसकी मौत हो जाए, इनाम बराबर ही होगा। ध्यान दें, ये यून और लिन शिंटोंग के पास महारानी की विरासत और उनके खजाने हैं। अगर आप उन्हें मार गिराते हैं तो मार्शल एलायंस को खजाने का एक भी अंश नहीं मिलेगा। इसके अलावा ये यून का शरीर एकदम शुद्ध यांग है, जिसमें शुद्ध यांग रक्त और शुद्ध यांग आत्मा है। उसका शरीर बहुत मूल्यवान है। एक परिपूर्ण शुद्ध यिन शरीर के रूप में लिन शिंटोंग साधना दास के रूप में उपयोग किए जाने के लिए एकदम सही होगी। जियांग शियाओरू डेसोलेट जाति के शाही वंश से है, इसलिए उसका रक्त विशेष है जो उत्तम डेसोलेट गोलियों के शोधन की अनुमति देता है। ये तीनों लोग मानव जाति के शत्रु हैं। ये अमानवीय हैं या फिर भेष बदले हुए शैतान हो सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए इनसे निपटने के लिए किसी भी तरीके का इस्तेमाल किया जा सकता है। मार्शल एलायंस, शेंतु परिवार, ली फायर सेक्ट, बीस्ट कंट्रोल सेक्ट, टोटेम मिस्टिक क्लैन का मिशन। ये यून, लिन शिंटोंग और जियांग शियाओरू के चित्र लंबे समय से वांछित पोस्टर के बगल में रखे गए थे। मानव जाति का गद्दार। क्या उसने विभिन्न बड़े संप्रदायों के कई प्रतिभाशाली लोगों पर चुपके से हमला करने और उनकी हत्या करने के लिए कुटिल चालों का इस्तेमाल किया और महान महारानी की विरासत को चुरा लिया जो मूल रूप से विभिन्न बड़े संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोगों की थी। महान महारानी की विरासत चुराना, उजार जाति की शरण लेना और तियान युआन जगत में नरसंहार की योजना बनाना तथा तियान युआन जगत के विभिन्न बड़े संप्रदायों की सभी विरासत को नष्ट करना। बहुत बढ़िया।
सचमुच बहुत बढ़िया। ये यून की आंखें एक तीर की तरह वांछित व्यक्ति के पोस्टर पर जा गिरी और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। एजोर यांग लॉर्ड और प्राचीन महान महारानी की मृत्यु के बाद तियान युआन जगत में रक्तचंद्र का प्रभाव जड़ जमा चुका था। लाखों वर्षों में उनके नियंत्रण वाला गुट तियान युआन जगत में पहले से ही मजबूती से स्थापित हो चुका था। निर्जन और मानव जाति के बीच संघर्ष भड़काकर मानव जाति धीरे धीरे मार्शल एलायंस के नियंत्रण में आ गई थी। जहां तक उसकी बहन की बात है, वह एक जादूगरनी बन चुकी थी। पहले जब ये यून महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र से बाहर आया तो वह केवल लिन परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। उसने अपने या लिन शिंटो के बारे में कोई पूछताछ नहीं की थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ली अग्नि संप्रदाय और शेंतु परिवार सहित इतने सारे गुट खुलेआम लिन परिवार के प्रवेश द्वार पर पहरा क्यों दे रहे थे और लिन परिवार के शिष्यों की जांच क्यों कर रहे थे। अब उसे कारण समझ आ गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मार्शल एलायंस ने काले और सफेद के बीच के अंतर को धुंधला कर दिया था और सारा दोष उन्हीं पर मर दिया था। तियान युआन जगत में किसी को भी मार्शल एलायंस की साजिश का पता नहीं था। इसके अलावा तियान युआन जगत में उनकी उच्च स्थिति और विशाल संसाधनों पर उनके नियंत्रण को देखते हुए यह मानो तियान युआन जगत के रवैये को नियंत्रित करने के बराबर था। उन्होंने जो कुछ भी कहा वह सच था। कई लोग ये यून और लिन शिंटोक द्वारा महान महारानी की विरासत प्राप्त करने से ईर्ष्या या जलन महसूस कर रहे थे। लेकिन अब मार्शल एलायंस के ऐसे दावों के साथ बड़े पारिवारिक कुलों के प्रतिभाशाली लोग, जिन्होंने किसी के सामने झुकने से इनकार कर दिया था, लंबे समय से यह मानते आ रहे थे कि यून और लिन शिंटोक ने महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की मान्यता प्राप्त करने के लिए घृणित हथकंडे अपनाए थे। मार्शल एलायंस द्वारा दिए गए पुरस्कार इतने शानदार थे कि उनके लिए पागल होना भी जायज था। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के खजाने और विरासत को सहेजने के अलावा उन्हें मार्शल एलायंस से दीर्घायु बढ़ाने वाली गोलियां भी दी गईं और उनके साथ स्वर्गिक दाव संघ के मूल शिष्य जैसा व्यवहार किया गया। भला भला इससे कौन आकर्षित नहीं होगा। और इसे और भी आकर्षक बनाने के लिए मार्शल एलायंस ने तियान युआन जगत के विभिन्न गुटों को उकसाया था कि वे उन्हें इंसान न समझें। शुद्ध यांग रक्त, शुद्ध यांग आत्मा। लिन शिंटोक की बात करें तो उसे शुद्ध यिन शरीर वाली एक साधना दासी के रूप में स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल किया जाना था। जहां तक शाही वंश की जियांग शियाओरू की बात है, उसके रक्त का उपयोग सर्वोच्च श्रेणी की निर्जन गोलियां बनाने के लिए किया जा सकता था। ये यून ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली और उसकी आंखों में हत्या का इरादा और भी बढ़ गया। अपने पूरे जीवन में उन्हें दो बातें बेहद नापसंद थी जब उनके दुश्मन ऐसा करते थे। पहली बात उनके प्रियजनों को ठेस पहुंचाना और दूसरी बात जनमत पर कब्जा करके उन्हें फंसाना और उन पर लगे आरोपों से उन्हें मुक्त होने से रोकना। इससे पहले शेंतु नानुतियान ने इन दोनों में से एक काम किया था। हालांकि मार्शल एलायंस ने दोनों काम कर दिए थे। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र का मुख्य द्वार संभवतः विभिन्न बड़े गुटों के लोगों से भरा हुआ था, जो लिन शिंटोक और उसके बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे कोई पेड़ के फूट के पास खरगोश का इंतजार कर रहा हो। अगर सुदूर दक्षिणी समुद्र में महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र का निकास न होता तो इन लोगों द्वारा इसका पता चलने पर परिणाम विनाशकारी होते। ब्लड मून। ये यून ने दांत पीसते हुए कसम खाई कि वह इस गुट को अपने हाथों से जड़ से उखाड़ फेंकेगा। इसके अलावा ये यून ने मार्शल एलायंस के बाद सूचीबद्ध संप्रदायों की जांच की। शेंतु परिवार, ली फायर संप्रदाय, बीस्ट कंट्रोल संप्रदाय, टोटेम मिस्टिक संप्रदाय। ये यून ने इन नामों को अपनी स्मृति में अंकित कर लिया। इनमें से कई गुटों के मन में ये यून के साथ पहले से ही गहरी अनबन थी। उस समय वे महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में आपस में भिड़ चुके थे। इन गुटों के प्रतिभाशाली शिष्यों को ये यून और लिन शिंटोक द्वारा अर्जित विरासत पर लालच था और उन्होंने हत्या के माध्यम से उन्हें इससे वंचित करने का प्रयास किया था, लेकिन अंततः ये यून ने उन्हें मार डाला। अब उन्होंने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर यह कहना शुरू कर दिया कि ये यून ने उनके संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोगों को मारने के लिए घृणित साधनों का इस्तेमाल किया था और उस विरासत को चुरा लिया था जो मूल रूप से उनकी थी। वे सचमुच बेशर्म थे। जब ये यून वांछित पोस्टर को देख रहा था तभी अचानक उसे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई दी। मेरे दोस्त, हाँ, लगता है तुम भी बड़े जोशीले इंसान हो। अध्याय 584, जियांग येदाओ। ये यून ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक उदास चेहरे वाला आदमी दिखाई दिया। वह ये यून को देखकर मुस्कुरा रहा था, मानो ये यून की प्रतिक्रिया पर हंस रहा हो। जब मैंने वो वांछित पोस्टर देखा था तब मैं भी बहुत गुस्से में था। ये यून और लिन शिंटोक तो बिल्कुल नीच हैं। वैसे लिन शिंटोक तो देखने में बहुत खूबसूरत है। पोस्टर में लिखा है कि उसका शरीर शुद्ध यीन है और वो उच्च कोटि की साधना दासी बन सकती है। उन साधारण रकेलों से तो हजारों गुना बेहतर होगी। उस उदास चेहरे वाले व्यक्ति ने ये यून को एक ऐसा भाव देते हुए कहा जिसे कोई भी आदमी समझ सकता था। ये यून की आंखों में दिख रही जानलेवा भावना तुरंत गायब हो गई। उसने धीरे धीरे उसे दबा लिया। उसे पहले भी अपने गुस्से को छिपाना पड़ा था, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने इसे एक उग्र युवक का प्रचंड व्यवहार समझा। फायर एम्ब्लेम, ली फायर सेक्ट का कोई व्यक्ति। उद्धरण चिन्ह। ये यून ने अपनी आंखें सिकुड़ी और तुरंत उस लंबे चेहरे वाले व्यक्ति की पृष्ठभूमि का पता लगा लिया। वह ली फायर सेक्ट के भंडार के आसपास था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह ली फायर सेक्ट का ही सदस्य था। आदरणीय भाई, मैं आपको कैसे संबोधित करूं? ये यून ने उस व्यक्ति की ओर मुस्कुराते हुए सौहार्दपूर्ण स्वर में पूछा। उसके स्वर में छिपी शीतलता को कोई महसूस नहीं कर सकता था। हाँ, मैं गुंगसुन लाई हूँ। मैं हेवन मार्शल सिटी में ली फायर सेक्ट के मेन रैंक स्टो का महाप्रबंधक हूँ। मुझे लगता है कि आपकी नींव काफी मजबूत है, इसलिए ये सहयोग ही है कि हम एक दूसरे को जान पाए। कैसा रहेगा, क्या आप मेरे ली फायर सेक्ट स्टो में आकर देखना चाहेंगे? उस व्यक्ति ने गर्व से कहा। वह 30 वर्ष की आयु का था और ली फायर सेक्ट के हेवन मार्शल सिटी में कुछ स्टो थे, इसलिए उसके लिए एक स्टो का प्रभारी होना यह दर्शाता था कि उसमें कुछ क्षमता थी। उसने गौर किया था कि उनका आधार मजबूत था और उसमें कुछ ताकत भी थी। यही वजह थी कि वह इतना विनम्र व्यवहार कर रहा था।
उसके जैसे व्यापारी के लिए व्यापक संपर्क होना स्वाभाविक ही था। कुछ शब्दों के आदान प्रदान से किसी व्यक्ति को जान लेने से कौन जाने कि वह भविष्य में काम आ सकता है या नहीं। भले ही दूसरा पक्ष उम्मीदों पर खरा न उतरे, फिर भी वे उसे कुछ न कुछ व्यवसाय दे सकते थे। अगर वह कोई साधारण व्यक्ति होता तो वह इस बारे में परेशान नहीं होता। ठीक है, ये यून ने तुरंत सहमति दे दी। उसके शांत चेहरे को देखकर यह पता नहीं चल रहा था कि वह क्या सोच रहा है। वह तो खुशी खुशी ये यून से वांछित पोस्ट के बारे में बात भी कर रहा था। उसने गौर किया था कि यून को उसमें दिलचस्पी लग रही थी, और एक व्यापारी की सबसे कारगर रणनीति यही होती है कि वह ग्राहक की पसंद का ध्यान रखे। ये यून और लिन शिंटो की शैतानी जोड़ी की बात करें तो वे सचमुच नीचतम है। उन्होंने घिनौने तरीकों से नुकसान पहुंचाया, जिससे मेरे लिए फायर सेक्ट के कई प्रतिभाशाली शिष्यों की मौत हुई। अब हमने अभेद्य सागर पर एक सुरक्षा घेरा बना लिया है। इसे 5000 किलोमीटर के दायरे वाला एक विशाल जाल कहा जा सकता है। हमारे वरिष्ठों की नजरों से एक मक्खी भी नहीं बच पाएगी। जैसे ही वह शैतानी जोड़ी दिखाई देगी, उन्हें निश्चित रूप से पकड़ लिया जाएगा। शॉप एवरीथिंग यू नीड, ओपन AliExpress ऐप। शॉप एवरीथिंग यू नीड, सीमो। शॉप एवरीथिंग यू नीड, सीमो। शॉप एवरीथिंग यू नीड, सीमो। कितनी अफसोस की बात है कि मैं स्वर्ग मार्शल सिटी में बस कुछ ही दुकानों की देखभाल कर सकता हूं और अगम्य सागर नहीं जा सकता। अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें पकड़ने में कुछ श्रेय मिलना भी अच्छा होता। हाँ, महारानी की विरासत और पुरस्कारों की बात छोड़ो, बस उस नन्ही सी बच्ची लिन शिंटो। जे, उस आदमी ने विकृत नजर से कहा। वह कामुक था और अपने व्यापारिक कौशल के बल पर उसे लगता था कि महिलाओं के बारे में बात करना और कामुक चुटकुले सुनाना पुरुषों से दूरी कम करने का एक आसान तरीका है। दुर्भाग्यवश इस बार वह पूरी तरह गलत था। ठीक है, मैंने अभी तक इस आदरणीय भाई का नाम नहीं पूछा है। गुनगसुन लाई ने ये यून से पूछा। ये यून मुस्कुराए और हल्के से बोली, मेरा उपनाम जियांग है, और मेरे नाम की बात करें तो मैंने इसे काफी समय से इस्तेमाल नहीं किया है। जब मैं दक्षिणी सागर में थी तब मेरे पास सिर्फ एक उपाधि थी। उद्धरण चिन्ह। ये यून ने अपना उपनाम बदलकर अपनी बड़ी बहन जियांग शियाओरू का उपनाम अपना लिया। जब उस व्यक्ति ने ये यून को दक्षिणी सागर से जुड़े होने की बात कहते सुना तो वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। दक्षिणी सागर एक दूरस्थ और निर्जन क्षेत्र था। वहां के अधिकांश लोग काबिल नहीं थे। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने कोई गलती कर दी हो और इस काले वस्त्रधारी युवक की एकमात्र खूबी उसका बाहरी रूप ही हो? अगर ऐसा था तो वह उससे बात करके समय क्यों बर्बाद कर रहा था? ली फायर सेक्ट के एक उच्च श्रेणी के स्टोर के प्रमुख के रूप में उनके पास इस तरह के घटिया लोगों को खुश करने में समय बर्बाद करने का कोई कारण नहीं था। आपका पद क्या है? उस व्यक्ति ने औपचारिकतापूर्वक पूछा, लेकिन उसके मन में पहले से ही कोई रुचि नहीं थी। मेरी उपाधि है जियांग यीदाओ, एक कृपाण। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे समान स्तर के योद्धाओं में चाहे कोई भी हो, मुझे अपनी कृपाण से दोबारा वार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मुझे बस एक ही वार की आवश्यकता होती है और मेरा प्रतिद्वंद्वी पराजित हो जाता है। ये यून ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, मानो वह मैंने अभी अभी खाना खाया है जैसी बातें यूं ही कह रहा हो। जब उस आदमी ने ये सुना तो वह ये यून को हैरानी से घूरने लगा। ये बदमाश, क्या ये मंदबुद्धि है? लंबे चेहरे वाले उस व्यक्ति ने अतीत में कई सनकी लोगों को देखा था। हेवन मार्शल सिटी में आने वाले कई प्रतिभाशाली लोग विशेष रूप से अभिमानी होते थे। एक व्यापारी होने के नाते वह आमतौर पर सावधानीपूर्वक उनके साथ जाता था और उनकी चापलूसी करता था। हालांकि इन विलक्षण लोगों में आमतौर पर सच्ची प्रतिभा होती थी। उसके सामने खड़े उस बदमाश की बात करें तो उसका पहनावा साधारण सा था, और ये यून जैसे किसी दूरदराज के इलाके जैसे दक्षिणी सागर से आने वाले व्यक्ति के लिए ये ठीक था कि वह दुनियादारी में इतना डूबा हुआ न हो, लेकिन उसके सामने शेखी बघारना सरासर बेतुका था। वह ये यून के घमंड को नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन ये यून का इतनी शांति से और मानो स्वाभाविक रूप से ऐसा करना। जियांग यीदाओ, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम कोई बड़े आदमी हो? उस आदमी को तुरंत यह एहसास हुआ कि उसने एक मंदबुद्धि व्यक्ति से इतनी देर तक बात करके बहुत बड़ी मूर्खता की है। अब उसे ये यून में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस समय उसे अचानक कुछ याद आया और वह मुस्कुराया। दक्षिणी सागर, मुझे कुछ याद आ रहा है। मैं सोच रहा था कि यह इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। अभी हाल ही में एक मंदबुद्धि व्यक्ति लिन परिवार में घुस गया और ली फायर सेक्ट के कुछ शिष्यों को घायल कर दिया जो लिन परिवार की गश्त कर रहे थे, और फिर उसने इस पर शेखी भी मारी। उसने कहा कि उसने अपने दावसीट स्तर की साधना शक्ति का इस्तेमाल करके मेरे ली फायर संप्रदाय और शेंतु परिवार के 3 युवान ओपनिंग स्तर के वरिष्ठों के संयुक्त हमले को हराया था। क्या तुम सब दक्षिणी सागर के योद्धा इतने अज्ञानी हो? दावसीट स्तर का योद्धा 3 युवान ओपनिंग स्तर के वरिष्ठों से लड़कर भी जीत जाए, ये तो बहुत हास्यास्पद है। हाँ, वह आदमी जोर से हंसने लगा। उसके ये शब्द ये यून का उपहास करने के लिए थे। क्या तुम शेखी नहीं बघार रहे थे? तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि दक्षिणी सागर के योद्धा किस तरह के लोग थे। एक के बाद एक मंदबुद्धि। क्या दावसीट क्षेत्र ने युवान ओपनिंग क्षेत्र के 3 वरिष्ठों के संयुक्त हमलों को हरा दिया? ये सुनकर ये यून को हंसी आ गई। इस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से यह पता नहीं था कि यह तथाकथित अफवाह सच थी। यद्यपि वह एक दुकान का महाप्रबंधक था और उसका कुछ रुतबा था, फिर भी वह ली फायर संप्रदाय के एक प्रमुख शिष्य के सामने कुछ भी नहीं था। सभी प्रमुख शिष्य ली फायर सेक्ट में साधना कर रहे थे, तो उन्हें काम संभालने के लिए कैसे भेजा जा सकता था? इसलिए वह व्यक्ति ली फायर सेक्ट के पास मौजूद गोपनीय जानकारी से पूरी तरह अनजान था। तियान युआन जगत में बदनामी से बचने के लिए ली फायर सेक्ट ने सारी जानकारी गुप्त रख दी थी। बाहरी शिष्यों की तो बात ही छोड़िए, कई बाहरी वरिष्ठों को भी इस मामले की जानकारी नहीं थी। निजी राज को सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं किया जाना चाहिए था।
ली अग्नि संप्रदाय के अन्य शिष्यों ने इस अफवाह को सुनकर स्वाभाविक रूप से खूब ठहाके लगाए, जबकि उनके संप्रदाय ने पहले ही इस बात से इनकार कर दिया था। हालांकि उस व्यक्ति ने चाहे जितना भी उसका मजाक उड़ाया हो, ये यून शांत दिखाई दिया। स्पष्ट रूप से वह इस बात को दिल पर नहीं ले रहा था। यह देखकर वह आदमी थोड़ा हैरान रह गया। या तो इस बदमाश की चमड़ी बहुत मोटी थी, या फिर वह मूर्खता की हद पार कर चुका था। क्या उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह उसका मजाक उड़ा रहा है? कितना बड़ा मूर्ख है। अध्याय 585 रहस्यमयी चट्टान। जब वह उदास चेहरा वाला आदमी सोच रहा था, तभी अचानक उसे एक दुकान से आवाज सुनाई दी। महोदय, इस रहस्यमयी पत्थर को हमने एक गहरी गुफा के अंदर से विशेष रूप से खोदकर निकाला है। गुफा बेहद खतरनाक और असामान्य थी। ये रहस्यमयी पत्थर कितने वर्षों से जमीन के नीचे दबा हुआ था, यह अज्ञात है। ये साधारण नहीं हो सकता। इसे चाहे जिस भी वस्तु में परिष्कृत किया जाए या जिस भी शोध में इसका उपयोग किया जाए, यह अत्यंत उपयोगी होगा, लेकिन आप इसके बदले मुझे केवल 20 निम्न श्रेणी के अवशेष दे रहे हैं। क्या ये बहुत कम नहीं है? यह आवाज ये यून को बेहद जानी पहचानी लगी। उसकी याददाश्त अच्छी होने के कारण उसने तुरंत पहचान लिया कि यह आवाज उस युवक की है जो लगभग 20 वर्ष का था और उन तीनों में से एक था जिनसे वह स्वर्ग मार्शल सिटी में प्रवेश करते समय मिला था। ये यून ने अंदर देखते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाई। उसने एक चमकदार हॉल के अंदर एक काउंटर पर 3 आकृतियां खड़ी देखी। काउंटर पर मुट्ठी के आकार का एक गहरा सुनहरा पत्थर रखा था और काउंटर के दूसरी ओर 40 वर्ष की आयु का एक गोल मटोल दुकानदार बैठा था। यह मोटा दुकानदार एक शानदार धातु के वस्त्र पहने हुए था। उसके हाथ में सूखी हड्डी से बना एक सफेद धूम्रपान पाइप था। उसके अंगूठे की अंगूठी स्वर्ग के पाले के पानी से बने जेड पत्थर की थी। उसके कपड़े तीनों फटेहाल ग्राहकों के कपड़ों से बिल्कुल अलग थे। इस समय दुकानदार अपनी आंखें सिकोड़ रहा था। वह काउंटर पर रखे पत्थर को नहीं देख रहा था, बल्कि यह यू नाम की लड़की और आहन्यू नाम के युवक को ध्यान से परख रहा था। वह पत्थर की कीमत का हिसाब नहीं लगा रहा था, बल्कि यह जानने के लिए उत्सुक था कि किस तरह की घटना के कारण तीनों लोग इस तरह का पत्थर खोदकर निकालने में कामयाब हुए। इस तरह की चट्टान स्वर्ग मार्शल सिटी में भी दुर्लभ थी, इसलिए वह भी इसे पूरी तरह से पहचान नहीं सका। हालांकि पहले भी ट्रेजर हाउस में इसी तरह का एक पत्थर दिखाई दिया था, लेकिन वह पत्थर चक्की के पत्थर जितना बड़ा था, जबकि यह पत्थर मुट्ठी के आकार का था। साथ ही इसका रंग भी थोड़ा अलग था। उस समय ट्रेजर हाउस में चक्की के पत्थर के आकार की चट्टान खगोलीय कीमत पर बेची गई थी, लेकिन इस चट्टान के टुकड़े के बारे में वह अनिश्चित था। हालांकि ये निश्चित रूप से 20 निम्न श्रेणी के अवशेषों से कहीं अधिक मूल्यवान था। हालांकि वह पत्थर जितना अधिक मूल्यवान होता था, उतना ही वह उसके प्रति अपनी इच्छा प्रकट नहीं कर पाता था। इससे विक्रेता सतर्क हो जाता और उसे धोखाधड़ी का संदेह हो जाता। विशेषकर वह युवक जो लगातार बकबक करता रहता था, उसकी आंखों में लालच की झलक थी। उसने पहले ही दुकानदार को कीमत कम करने और बदले में छूट देने के लिए कहा था। ऐसा व्यक्ति जो केवल अपने लाभ के लिए बेईमानी करता था, ये सोचकर कि वह चालाक बन रहा है, लेकिन वह भी पत्थर के वास्तविक मूल्य को नहीं जानता था। दुकानदार इस व्यक्ति का अच्छा उपयोग कर सकता था, लेकिन इससे यह और भी महत्वपूर्ण हो गया कि वह लालच में न दिखे। उससे छल के जरिए गेंद छीनने के लिए एक योजना बनाना ही महत्वपूर्ण था। मैं इसे माप लूंगा, मोटे दुकानदार ने आलस से अपनी पलकें खोलते हुए कहा। उसके बगल में खड़े एक क्लर्क ने पत्थर को उठाया और उसे एक छोटी उथली सुनहरी ट्रे पर फेंक दिया। पत्थर के साथ इस तरह की बेरुखी देखकर लड़की दर्द से कराह उठी। जैसे ही गहरे सुनहरे रंग का पत्थर सुनहरी थाली पर गिरा, थाली तुरंत जगमगा उठी और प्रकाश की एक तेज किरण निकली। इसने पत्थर को पूरी तरह से प्रकाश में नहला दिया। इस प्रकाश में पत्थर पर बनी हर आकृति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। चट्टान की सतह पर गहरा सुनहरा रंग झिलमिलाने लगा। यह देखने में किसी नश्वर लोक के सबसे उत्तम रत्न जैसा लग रहा था। इस पर बने पैटर्न प्रकृति द्वारा निर्मित रहस्यमय थे और अत्यंत गहन थे। चट्टान के ठीक भीतर घोर अंधकार था। उसके आर पार देखना असंभव था। हालांकि 20 साल का वह युवक अपनी निगाहें उस ट्रे पर टिकाए हुए था जिस पर पत्थर का विश्लेषण किया जा रहा था, और उसे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दे रहा था। वह जानता था कि इस ट्रे को स्वर्ग की आंख वाला कंपास कहा जाता है। यह एक जादुई खजाना था जो खजानों में अंतर कर सकता था और बेहद मूल्यवान था। ली फायर सैक्ट बहुत समृद्ध था। अगर उसे उनसे जुड़ने का मौका मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। वह लड़की और उसके बगल में खड़ा युवक आहन्यू थाली में रखे पत्थर को बड़ी ध्यान से देख रहे थे। थोड़ी ही देर में रोशनी कम हो गई। मोटे दुकानदार ने एक नजर डाली और फिर बेपरवाही से कहा, रोशनी कम हो गई है, इसलिए कीमत औसत है। 22 निम्न श्रेणी की वस्तुएं। यह मेरी अधिकतम कीमत है। बेचना है या नहीं, यह आपकी मर्जी है। हालांकि हेवन आई कंपास के परिणाम सामान्य थे, लेकिन मोटे दुकानदार को पता था कि हेवन आई कंपास के विश्लेषण में कुछ सीमाएं हैं। ये कीमत सुनकर आहन्यू की भौहें तन गईं। उसे वास्तव में पत्थर की कीमत का पता नहीं था, लेकिन उसका मानना था कि यह अमूल्य होना चाहिए। 22 निम्न श्रेणी की कलाकृतियों की कीमत ने उसे बेहद निराश किया। हालांकि जादुई खजाने द्वारा चट्टान के मापन के दौरान वास्तव में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था। क्यों न हम कहीं और जाकर पूछें? लड़की ने सिर हिलाया। उसे यकीन तभी होगा जब वह कहीं और जाकर दूसरों से राय लेगी। हालांकि उसके बगल में बैठी चचेरी बहन चिंतित होने लगी। अभी अभी मोटे दुकानदार ने अपनी आवाज प्रसारित करते हुए उसे छूट के रूप में 5 निम्न श्रेणी की वस्तुएं देने का वादा किया था। स्वाभाविक रूप से वह इस सौदे को पूरा करना चाहता था। चूंकि पत्थर का मूल्यांकन हो चुका था और वह कोई अद्भुत खजाना नहीं था, इसलिए उसे थोड़ा बहुत मुनाफा कमाना उसके लिए बुरा नहीं था। उसने तुरंत अपनी आवाज सुनाई, आहन्यू, अभी मैंने जो कहा वो दुकानदार को धोखा देने के लिए था। 22 अवशेषों की कीमत वाकई कम नहीं है। ये तो बस एक साधारण रत्न है। आम इंसानों के लिए ये कीमती हो सकता है, लेकिन योद्धाओं के लिए इसका इस्तेमाल आम बात है।
इतने सालों के अनुभव के साथ क्या मैं गलत हो सकता हूँ? इसके अलावा मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। इस गांव के आगे ऐसी कोई दुकान नहीं मिलेगी। हालांकि उसकी चचेरी बहन की आवाज से लड़की का मन नहीं बदला। इस चट्टान को खोदकर निकालने से पहले आहनू और उसके भाई ने अपनी जान जोखिम में डाली थी। इस चट्टान को खोदने के लिए आहनू को एक खड़ी चट्टान पर चढ़ना पड़ा था, जिसमें वह घायल भी हो गया था। इस बात से आहनू लंबे समय तक बहुत दुखी रही। शुरू में उसने पत्थर बेचकर मिलने वाले पैसों से आहनू के लिए दवाइयां और अवशेष खरीदने की योजना बनाई थी। अगर उसे यह पत्थर न मिला होता और उसने इसे खोद कर न निकाला होता, तो वह अपने चचेरे भाई के साथ अपने भाई आहनू को स्वर्ग मार्शल सिटी लाने का पक्का फैसला न करती। हालांकि अगर वह पत्थर केवल 22 निम्न श्रेणी के अवशेषों की कीमत पर बेचा जाता, तो उसकी सारी योजनाएं धराशायी हो जाती। यहां आने के रास्ते में वे पहले ही 10 निम्न श्रेणी के अवशेष खर्च कर चुके थे। शहर में प्रवेश करने से लेकर रहने की जगह ढूंढने तक आहयू को स्वर्ग मार्शल शहर की महंगी कीमतों का गहरा एहसास हो गया। यह ऐसी जगह थी जहां दूर दराज से आए उनके जैसे योद्धा जीवित नहीं रह सकते थे। बहन, चलो चलते हैं। आहनियू ने अपनी बहन के चेहरे के भाव देखे और पाया कि उसके हाथ कांप रहे हैं। उसने तुरंत पत्थर उठाया और बहन का हाथ पकड़कर वहां से निकलने की कोशिश की। यह दृश्य देखकर मोटे दुकानदार ने भौहें चढ़ा ली। वो उस सौदे को, जो लगभग पक्का हो चुका था, अपने हाथ से कैसे जाने दे सकता था। उसने 20 वर्ष के युवक की ओर देखा। उस युवक ने तुरंत एक चापलूसी भरी मुस्कान बिखेरी और जिद्दी युवक को रोकते हुए कहा, छोटे बच्चों को इतनी समझ नहीं होती। वे सोचते हैं कि उनका पत्थर कोई अद्भुत चीज है। मुझे उनसे बात करने दीजिए। ये कहते हुए युवक ने अपने भाई को एक तरफ खींच लिया और फुसफुसाते हुए कहा, आहनियू, तुम क्या कर रहे हो? आहयू, क्या तुम इसे अनुशासित नहीं कर सकते? तुम कहाँ हो? ये ली फायर सेक्ट की दुकान है। ली फायर सेक्ट एक अत्यंत शक्तिशाली संप्रदाय है, हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। आहनियू को अपना ये चचेरा भाई बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपना सिर दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा, हमने उन्हें नाराज नहीं किया है, हम बस उन्हें कुछ नहीं बेच रहे हैं। आहयू, युवक ने फिर से लड़की की ओर देखा और नाराजगी भरी नजर से बोला, तुम दोनों हमेशा इतनी जिद्दी क्यों रहती हो? क्या तुम्हें लगता है कि कहीं और जाकर इसे ज्यादा दाम में बेच पाओगी? खजाना घर बड़ा है, लेकिन वे हम जैसे देहाती लोगों को अंदर नहीं आने देंगे। वे हमारे सामान की परवाह भी नहीं करेंगे। इस इलाके की दुकानों में भी लगभग एक जैसे दाम है। ली फायर सेक्ट ने इतने सालों से व्यापार किया है और उनकी एक प्रतिष्ठा है। क्या तुम्हें लगता है कि वे हम जैसे छोटे मोटे लोगों को धोखा देंगे? जब वह युवक उन्हें प्रोत्साहित कर रहा था, तभी एक हंसमुख आवाज सुनाई दी, हा, ये छोटा भाई, तुम्हारी उम्र कितनी है? अध्याय 586, परेशानी पैदा करने के लिए देवता के सिर पर छलांग लगाना। यह आवाज सुनकर तीनों ने दरवाजे की ओर देखा और एक उदास चेहरे वाले व्यक्ति को मुस्कुराते हुए दुकान में प्रवेश करते हुए देखा। वह ली फायर सेक्ट की इस दुकान के महाप्रबंधक थे। वह शानदार धन से सजे हुए थे और उनका शरीर कीमती गहनों से लदा हुआ था। उनके गले में पहना हुआ एक साधारण सा लटकन भी सैकड़ों निम्न श्रेणी के अवशेषों के बराबर मूल्यवान था। हालांकि दोनों भाई बहन उसे नहीं जानते थे, फिर भी वे उस उदास चेहरे वाले व्यक्ति से आने वाले दबाव को महसूस कर सकते थे। वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। जैसे ही लड़की के मन में यह विचार आया, उसने देखा कि घमंडी दिखने वाला मोटा दुकानदार उदास चेहरे वाले आदमी के प्रति सम्मानपूर्वक व्यवहार करने लगा। युवा स्वामी लायक, मैंने इन दोनों भाई बहनों पर दया करके उन्हें 2 अतिरिक्त निम्न श्रेणी के अवशेष दिए थे, फिर भी वे कृतघ्न निकले। मैं सचमुच हाय। मोटे दुकानदार ने अपनी विनम्रता के बावजूद संदेह का भाव प्रकट किया और सिर हिलाया। वह जानता था कि गोंगसुन लाई की विवेकशीलता को देखते हुए वह बहुत पहले ही उस पत्थर का महत्व समझ चुका होता, इसलिए उसने उसके साथ एक नाटक करने की योजना बनाई। लंबे चेहरे वाले उस व्यक्ति ने तिरस्कार भरी नजर से कहा, बूढ़े लुओ, आप गलत हैं। हमारे लिए फायर सेक्ट के तौर तरीकों में लाभ के साथ साथ परोपकार भी करना शामिल है। इन भाई बहनों को देखकर ही पता चलता है कि ये दूर से आए हैं। ये शायद साधारण पृष्ठभूमि से हैं। क्या आप यहाँ स्वर्ग मार्शल सिटी में अपने मार्शल मार्ग की खोज में आए हैं? लंबे चेहरे वाले उस आदमी को व्यापार का लंबा अनुभव था, इसलिए वह एक नजर में ही भाई बहनों के स्वर्ग मार्शल सिटी आने का मकसद समझ गया। यह कोई असाधारण क्षमता नहीं थी, क्योंकि उसने वर्षों में ऐसे कई लोगों को देखा था। वे किसी ग्रामीण इलाके से आते थे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्वर्ग मार्शल सिटी आने से पहले अपनी सारी संपत्ति बेच देते थे, लेकिन अंत में उनमें से ज्यादातर का अंत दुख में ही होता था। उससे पहले के भाई बहनों का भी शायद यही हाल होता। इसके अलावा उनके पास एक रहस्यमय चट्टान भी थी जिसकी रक्षा करने की क्षमता उनमें नहीं थी। यह उनके लिए अच्छी बात नहीं थी। इस तरह उदास चेहरे वाले व्यक्ति ने इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए अपनी मुस्कान को और भी मधुर बना दिया। भाई बहन से इस रहस्यमय पत्थर को दूर ले जाना एक तरह से भविष्य में इसके कारण उन पर आने वाली किसी भी विपत्ति को टालना था। यह उनके स्वयं के शब्दों का भी प्रतिबिंब था कि ली फायर सेक्ट व्यापार में लाभ अर्जित करते हुए परोपकारी कार्य करेगा। अरे बहन, ये तो वाकई बहुत उदारता है महोदय। युवक ने देखा कि ये यून उस उदास चेहरे वाले व्यक्ति के पीछे खड़ी है। शहर में प्रवेश करने के समय से ही भाई बहनों को ये यून के बारे में अच्छी धारणा बन गई थी। ये यून को उस लंबे चेहरे वाले आदमी के पीछे खड़ा देखकर भाई बहनों ने मान लिया कि वे दोस्त हैं, क्योंकि एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं और ये यून एक नेक इंसान था जो कमजोरों की मदद करने को तैयार रहता था, तो शायद वह लंबा चेहरा वाला आदमी भी बुरा नहीं होगा। उन्हें अवचेतन रूप से उस आदमी पर थोड़ा और भरोसा हो गया। जी हाँ, इस नौजवान गुरु के साथ ईमानदारी से कहूं तो मैंने अपने भाई को उसकी प्रतिभा के कारण ही यहाँ लाया है। मैं चाहता हूं कि वह किसी बड़े संप्रदाय में प्रवेश करे और उनकी कला सीखे। ओह, लंबे चेहरे वाले व्यक्ति की मुस्कान में संतुष्टि झलक रही थी। उन्होंने कहा, बुरा नहीं है। गरीब परिवार से होने के बावजूद वीर हृदय रखना,
इस तरह का इरादा दुर्लभ और प्रशंसनीय है। लगता है इस छोटे भाई में काफी प्रतिभा है। चलिए मैं आपको ली फायर सेक्ट में प्रवेश दिलाता हूं ताकि आप ली फायर सेक्ट के शिष्य बन सकें। लेकिन पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यद्यपि आप में अच्छी प्रतिभा है, आपकी पृष्ठभूमि ने आपकी प्रगति को सीमित कर दिया है। आप अपनी उम्र के योद्धाओं से बहुत आगे निकल चुके हैं। यद्यपि मैं आपको ली फायर सेक्ट में प्रवेश दे सकता हूं, आप आधिकारिक शिष्य नहीं बन पाएंगे। आप केवल विविध कार्यों के शिष्य के रूप में शुरुआत कर सकते हैं। आप शायद किसी आधिकारिक शिष्य के सेवक भी बन सकते हैं, लेकिन अगर आप भविष्य में अपनी योग्यता साबित कर देते हैं तो आधिकारिक शिष्य बनने की संभावना है। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, भाई बहन पल भर के लिए असमंजस में पड़ गए। क्या वे ली फायर सेक्ट में प्रवेश करेंगे? वह तियान युआन साम्राज्य का एक प्रमुख संप्रदाय था। किसी संप्रदाय में अनेक साधना तकनीकें, प्रचुर संसाधन और गहन आधार होते थे। ऐसे संप्रदाय में प्रवेश करने से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता था। इससे पहले उन्होंने कभी इतने बड़े संप्रदाय में शामिल होने के बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं की थी। भले ही वह केवल विविध कार्यों का शिष्य ही होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आधिकारिक शिष्य बनने की संभावना अभी भी मौजूद थी। जब तक कड़ी मेहनत की जाती रहेगी तब तक सफलता की संभावना रहेगी। लड़की ने उत्साह से अपने छोटे भाई का हाथ पकड़ लिया। युवक की आंखें चमक उठी। उसने खुद को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने का संकल्प लिया। शॉप एवरीथिंग यू नीड, ओपन एली एक्सप्रेस ऐप। शॉप एवरीथिंग यू नीड, सीमो। शॉप एवरीथिंग यू नीड, सीमो। शॉप एवरीथिंग यू नीड, ओपन एली एक्सप्रेस ऐप। युवा स्वामी हम। लड़की बीच वाक्य में फिर रुक गई, क्योंकि उदास चेहरे वाला आदमी जोर से हंस पड़ा। हाँ, तुम्हें इतना उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। यही तुम्हारा हक है। तुम्हारे भाई की प्रतिभा ठीक ठाक है और वह छोटे मोटे कामों का शिष्य बनने के लिए काफी है। उसके बाद सब कुछ उस पर निर्भर करेगा। बूढ़े लुओ, उद्धरण चिन्ह। बोलते बोलते वह मोटे दुकानदार की ओर मुड़ा और बोला, भाई बहन के लिए यह पत्थर पाना आसान नहीं था, इसलिए इसे अंदर ले आओ और इन्हें किताबों में लिखी सो कम दर्जे की वस्तुएं दे दो। जब उस उदास चेहरे वाले व्यक्ति ने ये शब्द कहे तो दुकानदार थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन फिर भी उसने ऑर्डर स्वीकार कर लिया। हालांकि जैसे ही बूढ़ा लुओ उस रहस्यमयी पत्थर को अपने पास रखने ही वाला था, तभी एक हाथ ने हल्के से उस पत्थर पर दबाव डाला। मोटा दुकानदार यीयुन का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर दंग रह गया और उसने ऊपर देखा। इसका क्या मतलब है? मोटा दुकानदार एक पल के लिए रुका और अपने मालिक की ओर देखा। उसे अभी भी यह स्पष्ट नहीं था कि यीयुन का उसके मालिक के साथ क्या रिश्ता था। हालांकि उस उदास चेहरे वाले व्यक्ति के हावभाव से वह समझ गया कि यीयुन उसके बॉस का दोस्त नहीं था। कुछ खास नहीं, मुझे बस इस पत्थर में दिलचस्पी है और मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। इस रहस्यमयी पत्थर के बदले विविध कार्यों के शिष्य के रूप में जगह और 100 निम्न श्रेणी के वीरान अस्थि अवशेष प्राप्त करना कितना अच्छा सौदा है, इसलिए मुझे भी इसमें शामिल कर लो। यीयुन की बातें सुनकर भाई बहन चौंक गए। वे बातों के पीछे छिपे अर्थ को समझ गए थे। लंबे चेहरे वाले उस आदमी की ठंडी निगाहों को देखकर मोटे दुकानदार का चेहरा उतर गया। ये लड़का तो बस गड़बड़ करने आया था। उसने उस रहस्यमयी पत्थर में कुछ खास बात जरूर देख ली थी। तुम खुद को समझते क्या हो? मैंने तो पहले तुम्हारे साथ सिर्फ शिष्टाचार का व्यवहार किया था और तुम अभी से हद पार कर रहे हो। बिक्री कालानुक्रमिक क्रम पर निर्भर करती है। क्या तुम्हें पता है कि यह जगह क्या है? कुछ देर पहले ही उदास चेहरे वाले उस व्यक्ति ने यीयुन का उपहास करना शुरू कर दिया था। वह दक्षिणी सागर के उस पागल आदमी पर अपनी ऊर्जा बर्बाद कर चुका था जो खुद को जियांग येदाओ कहता था। अगर भाई बहन अचानक प्रकट न होते तो वह यीयुन को भगा देता। इस बच्चे ने सचमुच में देवता के सिर पर चढ़कर हंगामा करने की हिम्मत की। वह तो मौत को दावत दे रहा था। मुझे पता है, आखिर ये ली फायर सेक्ट की एक दुकान ही तो है, यीयुन ने उदासीनता से कहा। उसके लहजे से पता चलता था कि ली फायर सेक्ट का उसके लिए कितना कम महत्व था। आखिरकार, हाँ, ये तो बहुत मजेदार है। उदास चेहरे वाले उस आदमी ने अपना गुस्सा हंसी में बदल दिया। ये सोचकर हैरानी होती है कि ली फायर सेक्ट के बारे में जानते हुए भी जियांग येदाओ इतना घमंडी था। दक्षिणी सागर के लोगों की सोच वाकई बहुत संकीर्ण होती है। अज्ञानी लोग निर्भीक होते हैं। तुम दक्षिणी सागरों के जंगली हो, संकीर्ण सोच वाले। तुमने ली फायर सेक्ट के बारे में सुना तो होगा, पर तुम्हें नहीं पता कि ली फायर सेक्ट कितना विशाल है। तुम्हारे जैसे छोटे से व्यक्ति को ली फायर सेक्ट के सामने चींटी भी नहीं समझा जाता। तुम्हें यहाँ आकर बवाल मचाने की हिम्मत कहाँ से मिली? दक्षिणी समुद्रों की जंगली भूमि पूर्वी पिछड़े इलाकों से कुछ खास बेहतर नहीं थी। लंबे चेहरे वाले व्यक्ति के पीछे खड़ा 20 साल का युवक ये सुनकर दंग रह गया। उसने पहले सोचा था कि यीयुन कोई शक्तिशाली व्यक्ति होगा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह दक्षिणी सागर के जंगली इलाकों से आएगा। और वैसे भी वो उनसे कुछ खास बेहतर नहीं था। वास्तव में उनकी उत्पत्ति के संदर्भ में वह उनसे हीन था। यीयुन इतना उदार इसलिए था क्योंकि उसे अचानक धन की प्राप्ति हुई थी और वह खुद को धनी समझता था। इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर वह युवक असंतुष्ट महसूस करने लगा। एक आदिम प्राणी को ऐसा अवसर मिलना कितना अन्यायपूर्ण था। आखिर उसे अमीर बनने का मौका क्यों नहीं मिला? उसके लिए ली फायर सेक्ट से जुड़े रहने का अवसर प्राप्त करना आसान नहीं था, लेकिन इस बर्बर व्यक्ति ने स्थिति को बिगाड़ने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। ये सुनकर उस युवक ने कहा, अरे दक्षिणी सागरों के बदमाश, तुम शायद इस पत्थर को खरीदना चाहो, लेकिन मैं इसे बेचना नहीं चाहता। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, लड़की ने उसे पीछे खींचते हुए कहा, चचेरे भाई, तुम क्या कर रहे हो? इस उदार सज्जन ने पहले भी हमारी मदद की थी। मदद का क्या मतलब है? क्या तुमने इसे स्वीकार नहीं किया? युवक ने बेपरवाही से कहा। वह अब भी शहर में प्रवेश शुल्क को लेकर परेशान था। तुम गलत हो, ये चट्टान हमारी है, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसी क्षण आहनु लड़की के पक्ष से आगे बढ़कर बोली। तुम? उसके चचेरे भाई ने उसे घूरकर देखा और चिंतित हो गया। लंबे चेहरे वाले उस व्यक्ति ने अपनी आंखें सिकोड़ ली।
उसने आहनियु नाम के युवक को ठंडी निगाहों से देखा। तो फिर आप किसे बेच रहे हैं? उदास चेहरे वाले व्यक्ति ने अचानक बोलना शुरू किया। ये यून ने भी आहनियु की ओर देखा। ये यून इस युवक की सराहना करता था, लेकिन चुनाव उसी के हाथ में था। आखिरकार वो उस रहस्यमयी चट्टान का स्वामी था। यदि वह ली अग्नि संप्रदाय को चुनता तो ये यून को कुछ कहना नहीं होता। आहनियु ने गहरी सांस ली। वह समझ गया था कि उदास चेहरे वाला वह आदमी निश्चित रूप से नेकदिल इंसान नहीं था। यह बहुत संभव था कि वह जानबूझकर उसे धोखा दे रहा था। ये सब शुरू से अंत तक एक घोटाला हो सकता था। अगर वह सचमुच ली फायर सेक्ट में प्रवेश कर गया तो हो सकता है कि वह अंत में सिर्फ एक सेवक बनकर रह जाए। हालांकि उस उदास चेहरे वाले व्यक्ति के पीछे का गुट बेहद भयावह था। आहनियु ने यून की ओर देखा और पाया कि वह उदासीन भाव से देख रहा था। वह भी उसे अपना निर्णय लेते हुए देख रहा था। वह जानता था कि रहस्यमयी चट्टान को थामे व्यापार रोकने के द्वारा यून उसे चेतावनी दे रहा था। ली फायर सेक्ट जैसी विशाल संस्था के विरुद्ध दक्षिणी सागर के एक युवक ने शायद काफी खजाना हासिल किया होगा, फिर भी उसने उसे चेतावनी देने के लिए आवाज उठाई। किसी अजनबी को चेतावनी देने के लिए खतरे को मोल लेना कोई साधारण व्यक्ति नहीं करता। आहनियु ने यून के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। आहनियु ने अपनी बड़ी बहन की ओर देखा, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। उसने केवल सिर हिलाया, स्पष्ट रूप से अपने छोटे भाई को निर्णय लेने दिया। उदास चेहरे वाले उस व्यक्ति ने अपने होठों पर मुस्कान बिखेर दी। हालांकि यून ने उसका पर्दाफाश कर दिया था, लेकिन ली फायर सेक्ट का इस्तेमाल करना ही उनके लिए मजबूर करने के लिए काफी था। उसे विश्वास नहीं था कि ग्रामीण इलाके के ये भाई बहन ली फायर सेक्ट के खिलाफ विद्रोह करने की हिम्मत करेंगे। हालांकि जैसे ही उसने मुस्कुराना शुरू किया, वह मुस्कान गायब हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पशु की खाल से बने वस्त्र पहने हुए उस रूढ़िवादी युवक ने अपने शब्दों को घुमा फिराकर कहा, मैंने अपना मन बदल लिया है। मैं ये पत्थर नहीं बेच रहा हूँ। लंबे चेहरे वाले उस आदमी की आंखें सिकुड़ गईं। क्या बिक नहीं रहा? हेवन मार्शल सिटी में व्यापार के कुछ नियम थे। ली फायर सेक्ट एक शक्तिशाली संस्था होने के बावजूद वे खुलेआम दूसरों से खजाने नहीं लूट सकते थे, अन्यथा इससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती। अगर ऐसी घटना की खबर फैलती तो कोई भी उनकी दुकानों पर आने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन ली फायर सेक्ट का प्रभाव क्षेत्र केवल हेवन मार्शल सिटी तक ही सीमित नहीं था। ली फायर सेक्ट को नाराज करने का कोई अच्छा परिणाम नहीं था। युवक का फैसला सुनकर ये यून मुस्कुराया और बोला, छोटे भाई, चूंकि तुम बेच नहीं रहे हो तो मुझे क्यों नहीं बेच देते? ये रहस्यमयी पत्थर अभी भी यून के हाथ के नीचे दबा हुआ था। उसने आसानी से पत्थर उठा लिया क्योंकि मोटे दुकानदार का साधना स्तर कमजोर था, इसलिए वह उसे रोक नहीं सका। आहनियु ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए धीरे से कहा, बड़े भाई, असल में मुझे नहीं पता कि इस पत्थर को कितने में बेचा जा सकता है। उन्होंने ईमानदारी से बात की। इस समय कुछ भी छिपाने का कोई कारण नहीं था। ये यून मुस्कुराए और सहज भाव से बोली, सटीक मूल्य का तो मैं स्वयं भी ठीक से अनुमान नहीं लगा सकती, लेकिन मैं आपका कोई फायदा नहीं उठाऊंगी। मैं फिलहाल 10 एम्पायरियन अवशेषों का भुगतान कर रही हूँ। अगर भविष्य में ये साबित होता है कि कीमत इससे अधिक है तो मैं आपको इसकी भरपाई कर दूंगी। क्या? मोटा दुकानदार जमसा गया। वह तो अपनी टूटी फूटी हड्डी की बनी धूम्रपान की पाइप को वापस अपने मुंह में डालना भी भूल गया। अंतरिक्षीय अवशेष, उसने गलत तो नहीं सुना होगा, है ना? उस उदास चेहरे वाले व्यक्ति के चेहरे पर भी भावहीनता छा गई। हालांकि वह ये तो समझ गया था कि रहस्यमयी पत्थर की कुछ कीमत तो है, लेकिन उसे उसकी सटीक कीमत का पता नहीं था। ये यून ने तुरंत 10 एम्पायरियन अवशेष भेंट किए। क्या वह सचमुच इतना अमीर था? और असल मुद्दा ये था कि उसे एम्पायरियन अवशेष कहां से मिले। अध्याय 587, स्वर्ग के अवशेष। तियान युआन विश्व के योद्धाओं के बीच मार्शल आर्ट के अभ्यास में परित्यक्त अस्थि अवशेष महत्वपूर्ण संसाधन थे। चाहे साधना हो या साधना के विभिन्न स्तरों को पार करना, इनका उपयोग असीमित था। आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली मूल मुद्रा निम्न श्रेणी के अवशेष थे। ये वास्तव में ऐसे अवशेष थे जो मानकों पर खरे नहीं उतरे थे। इन्हें किसी श्रेणी में भी नहीं रखा गया था और आमतौर पर इन्हें निर्जन स्वर्ग के प्रशिक्षुओं या सबसे निम्न श्रेणी के निर्जन स्वर्ग के गुरुओं द्वारा बनाया जाता था। ये केवल नश्वर रक्त या बैंगनी रक्त क्षेत्र के योद्धाओं द्वारा ही प्रभावी होते थे। जो लोग अभी भी शारीरिक शक्ति बढ़ाने की अवस्था में थे, उन्हें आमतौर पर नश्वर ही माना जाता था। इससे ऊपर के क्रम में निम्न श्रेणी, सामान्य श्रेणी और श्रेष्ठ श्रेणी के अवशेष थे। इनका उपयोग युआन फाउंडेशन क्षेत्र या दाओसीट क्षेत्र के योद्धा करते थे। ली फायर सेक्ट जैसे शीर्ष संप्रदाय के लिए गोंगसुन होन जैसे संप्रदाय के भीतर के प्रतिभाशाली लोग आमतौर पर उच्च श्रेणी के अवशेषों का उपयोग करते हुए साधना करते थे। इन तीनों अवशेषों का कोई निश्चित विनिमय अनुपात नहीं था क्योंकि प्रत्येक अवशेष के गुण अलग अलग थे। यदि वास्तव में इनका आदान प्रदान करना आवश्यक होता तो विनिमय से पहले दोनों पक्षों के बीच मूल्यांकन और उचित समझौता होना अनिवार्य था। विनिमय अनुपात आमतौर पर 10 के आसपास होता था और शायद ही कभी 100 से अधिक होता था। हालांकि जब वास्तव में विनिमय की आवश्यकता होती थी तो उच्च श्रेणी के अवशेष को निम्न श्रेणी के अवशेष से बदलना आसान था, लेकिन निम्न श्रेणी के अवशेष को उच्च श्रेणी के अवशेष से बदलना मुश्किल था। इसका कारण ये था कि धनी और उच्च स्तर की साधना प्राप्त योद्धाओं को निम्न श्रेणी की वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उन्हें विनिमय करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये विनिमय करने वाले आमतौर पर बड़े व्यापारी होते थे जिन्हें व्यापार करते समय लाभ की आवश्यकता होती थी। वे आमतौर पर इसे काला बाजार में बेचकर कीमतें यथासंभव बढ़ा देते थे। श्रेष्ठ श्रेणी के अवशेषों से ऊपर की श्रेणी के अवशेष सर्वोच्च श्रेणी के अवशेष थे। सर्वोच्च श्रेणी के अवशेषों को ऋषि अवशेषों के रूप में भी जाना जाता था। इनका उपयोग युआन ओपनिंग क्षेत्र के योद्धा करते थे और इनका उपयोग तब तक किया जा सकता था जब तक कि कोई उच्चतर क्षेत्र में प्रवेश न कर ले, अंततः एक दिव्य राजा न बन जाए। पहले मार्शल एलायंस द्वारा लिन शिंटोग और ये यून को मारने के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार सर्वोच्च श्रेणी के अवशेष थे।
और सर्वोच्च श्रेणी के अवशेषों से भी ऊपर अवशेषों की सबसे उच्च श्रेणी थी, जिसे एम्पायरियन अवशेषों के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार के अवशेष आमतौर पर परमलोक राजा स्तर के होते थे। शायद युआन ओपनिंग क्षेत्र के कुछ सर्वश्रेष्ठ निर्जन स्वर्ग स्वामी ही इन्हें परिष्कृत कर सकते थे। इनमें प्रयुक्त सामग्रियां वे दुर्लभ खजाने थे जिन्हें तियान युआन जगत में हर जगह खोजना पड़ता था। भट्टी में हर बार एम्पायरियन अवशेषों को शुद्ध करने पर केवल 10 ही अवशेष प्राप्त होते थे। इन अवशेषों का उपयोग एम्पायरियल राजाओं की साधना के लिए किया जाता था। एक सामान्य एम्पायरियल राजा की साधना के लिए सर्वोच्च श्रेणी के अवशेष का उपयोग करना अप्रभावी होता। प्रत्येक एम्पायरियल किंग तियान युआन जगत के एक शीर्ष गुट का स्तंभ था। इसलिए कई बड़े पारिवारिक कुलों के लिए एम्पायरियल किंग के अवशेष अत्यंत मूल्यवान संसाधन थे। इसे उनकी विरासत का संग्रह कहा जा सकता है। सबसे कम विनिमय दरों पर भी एक एम्पायरियन अवशेष को कम से कम 1 अरब से अधिक निम्न श्रेणी के अवशेषों के बदले में दिया जा सकता था, और वास्तव में ऐसा विनिमय संभव ही नहीं था। 1 अरब निम्न श्रेणी के अवशेषों का भला क्या उपयोग था? इस खगोलीय आंकड़े को देखकर आहयू और 20 वर्ष का वह युवक स्तब्ध रह गए। दुनिया के अपने ज्ञान के साथ उनके लिए भाग्य के ऐसे चौंका देने वाले समूह की कल्पना करना कठिन था। ये यून ने अवशेषों को मेज पर रख दिया। आहन्यू और आहयू दंग रह गए। वहीं उनका चचेरा भाई वह युवक सीधे उसे घूर रहा था। उसके मुंह से तो मानोलार टपक रही थी। 10 अवशेष इंद्रधनुषी रंगों में जगमगा रहे थे। उनसे एक स्वप्निल आभा निकल रही थी और यही उनके लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज थी। वह गहरी सांस लिए बिना नहीं रह सका। अपने जीवन की इस अनमोल धरोहर की गंध को सूंघने का मौका मिलने से उसे बिना किसी पछतावे के मरने की शक्ति मिली। 10 अवशेष काउंटर पर एक पंक्ति में रखे हुए थे। ये यून की संपत्ति निस्संदेह अपार थी। इससे पहले उसने 1000 हैंड रनी और शेनतू नानटियन को लूट लिया था और उनकी सारी संपत्ति छीन ली थी। हालांकि वह तो बस एक छोटी सी बौछार थी। ये यून की असली दौलत महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र से आई थी। उस समय जब प्राचीन महान महारानी और एजोर यांग लॉर्ड ने अपनी विरासत छोड़ी थी, तब उन्होंने गॉड एडवेंट टॉवर में भी भारी मात्रा में धन संपत्ति छोड़ी थी। गॉड एडवेंट टॉवर के भीतर सैकड़ों से लेकर 1000 तक विशाल संरचनाएं थीं। इन्हें कार्य करने के लिए बड़ी मात्रा में ऋषि अवशेषों और एम्पायरियन अवशेषों या उससे भी उच्च श्रेणी के अवशेषों की आवश्यकता होती थी। इन अवशेषों ने विशाल ऊर्जा प्रणालियों को बनाए रखते हुए स्वयं को शक्ति प्रदान करने के लिए स्वर्ग पृथ्वी के सार को एकत्रित करने हेतु भी इन प्रणालियों का उपयोग किया। लाखों वर्षों में न केवल उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई, बल्कि वे और भी शुद्ध हो गए। इन अवशेषों का उपयोग इन ऊर्जा प्रणालियों के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता था, इसलिए ये यून इन्हें अपने साथ नहीं ले जा सका। हालांकि कुछ अवशेष ऐसे भी थे जिनका कोई खास महत्व नहीं था। ये यून इन्हें गॉड एडवेंट टावर से बाहर ला सकता था। अगर हम सिर्फ कुछ अवशेषों को ही निकाल लें तो भी वे अपने आप में एक अकल्पनीय संपत्ति थे। एम्पायरियन अवशेषों की बात करें तो ये यून ने सबसे घटिया गुणवत्ता वाले अवशेषों को चुना था, लेकिन वे तियान युआन जगत में पहले से ही शीर्ष श्रेणी के थे। ये कहना कि ये एम्पायरियन अवशेष तियान युआन जगत में हलचल मचा देंगे, यह असंभव था। हालांकि एम्पायरियन अवशेष बहुत मूल्यवान थे, लेकिन विभिन्न बड़े गुटों के वे एम्पायरियल राजा कुलपति वास्तव में साधना करने पर 1 वर्ष में उनमें से 100 का उपयोग कर लेते थे। वे लोग स्वर्ग के अवशेषों को धन मानते थे, लेकिन उन्हें वास्तविक खजाना नहीं मानते थे। जो लोग स्वर्ग के अवशेषों से ईर्ष्या करते थे वे मुख्य रूप से युआन ओपनिंग क्षेत्र के योद्धा होते थे, और अगर ये लोग ये यून के खिलाफ साजिश रचते तो उसे ज्यादा चिंता नहीं होती। इसलिए ये यून ने बिना किसी झिझक के इन दिव्य अवशेषों को बाहर निकाल लिया। हालांकि उस उदास चेहरे वाले व्यक्ति की नजर में दृश्य बिल्कुल अलग था। वह कई वर्षों से मैन रैंक की दुकान चला रहा था, लेकिन उसने कभी लोगों को सामान खरीदने के लिए एम्पायरियन अवशेषों का इस्तेमाल करते नहीं देखा था। सामान्य परिस्थितियों में मैन रैंक की दुकानों पर आने वाले लोग युआन ओपनिंग स्तर से नीचे के योद्धा होते थे। उनमें से कौन एम्पायरियन अवशेषों को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करेगा? सच्चे एम्पायरियल राजा सीधे ट्रेजर हाउस के अतिथि कक्ष में जाते थे। ट्रेजर हाउस में उनकी सेवा के लिए विशेष महत्वपूर्ण व्यक्ति नियुक्त किए गए थे। ट्रेजर हाउस में एम्पायरियन अवशेष देखना आम बात थी। ये सभी उच्चतम गुणवत्ता के हैं। लगातार घूरने से मोटे दुकानदार की आंखें घूमने लगी और उसने अपना सूखा मुंह खोला। जहां तक उस उदास चेहरे वाले व्यक्ति की बात है, उसकी निगाहें मेज पर रखे 10 एम्पायरियन अवशेषों पर टिकी हुई थीं। पहले तो वह खुद को जियांग येदाओ कहने वाले को दक्षिणी सागर का एक पागल और मूर्ख समझता था, लेकिन 10 दिव्य अवशेषों के सामने उसकी आंखें इस कदर चमक उठी कि मानो फटी रह गईं। इस दक्षिणी सागर के जंगली जीव के पास वाकई कुछ खास था। एक ही बार में 10 एम्पायरियन अवशेष निकालने के लिए क्या उसने किसी एम्पायरियल राजा की पैतृक कब्र खोदी थी? उदास चेहरे वाले युवक को विश्वास नहीं हो रहा था कि यून इतनी दौलत कमा सकता है। संभवतः उसने दक्षिणी सागर में किसी रहस्यमय क्षेत्र की खोज की होगी और ऐसा करके खूब धन कमाया होगा। उसने ये यून की ओर एक नजर डाली और ये यून के चेहरे पर उदासीनता का भाव देखा, मानो उसने अभी अभी मुट्ठी भर पत्थर निकाले हों। इस मूर्ख को शायद एम्पायरियन अवशेषों का महत्व नहीं पता था। सोचो, उसने इस पर इतनी बेहिसाब रकम खर्च कर दी। इस संसार में अनेक गरीब लोग थे जिनकी सांसारिक दृष्टि सीमित थी। जब उन्हें अचानक धन दौलत मिल जाती तो वे उसमें मग्न हो जाते, परंतु उनकी सांसारिक दृष्टि में कोई सुधार नहीं होता था। ऐसे लोग सरासर मूर्ख होते थे। वे धन के नशे में चूर होकर अपनी सारी दौलत जल्दी ही लुटा देते थे। इस प्रकार वे धन की अवधारणा ही खो बैठते थे। उस उदास चेहरे वाले व्यक्ति ने यून को उसी श्रेणी में रखा। ऐसे व्यक्ति के लिए प्राचीन स्वर्गिक राजा के खजाने की विरासत प्राप्त करना उस स्वर्गिक राजा का अपमान था। यदि ऐसी अनमोल विरासत उसके हाथ लग जाती तो उसे पूरा विश्वास था कि वह युआन ओपनिंग क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था। ऐसा होने पर वह भी एक संप्रदाय का वरिष्ठ सदस्य बन जाएगा। फिर क्या उसे व्यवसाय संभालने के लिए हेवन मार्शल सिटी में नियुक्त किया जाएगा?
जिन कट्टर संप्रदाय के शिष्यों ने उसकी युद्ध कला को तुच्छ समझा था, उन्हें अब उसकी चापलूसी करनी पड़ेगी। वह गर्व से सिर ऊंचा करके चल सकेगा और उसके जीवन में पूर्ण परिवर्तन आएगा। जैसे जैसे उस उदास चेहरे वाले व्यक्ति ने इसके बारे में सोचना शुरू किया, वैसे वैसे उसके दिल में जलन की अनुभूति बढ़ती गई और वह लालच से प्रेरित होने लगा। अध्याय 588, धन के कारण मनुष्य मुसीबत में पड़ जाता है। अब जाकर आहयू और आहनियू को अचानक एक बड़ा झटका लगा। आहयू ने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या ये हमारे लिए है? इतनी अधिक संपत्ति देखकर उसका दिमाग सुन्न हो गया था। गरीब योद्धाओं के लिए इतनी दौलत हास्यास्पद थी। इससे भाई बहनों के रूप में उनका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। आहनू बड़े पारिवारिक कुलों के वंशजों की तरह ही सुख सुविधाओं का आनंद ले सकेगा, जैसे कि अपने शरीर का पोषण करना और बिना किसी छिपे हुए घाव के अच्छी साधना तकनीक विकसित करना। जब आहनियू एक शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे तो वे भविष्य में सुखमय जीवन व्यतीत कर सकेंगे। उन्हें फिर कभी दूसरों द्वारा सताए जाने का कोई डर नहीं रहेगा। तथापि बहन, हम इन अवशेषों को स्वीकार नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। आहनियू ने बड़ी मुश्किल से अपने होंठ काटते हुए कहा। हालांकि वह स्वर्ग के अवशेषों को देखकर स्तब्ध रह गया था और उसने कल्पना की थी कि इस अपार धन से उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आएंगे, लेकिन धीरे धीरे वह शांत हो गया। हालांकि वह युवा था, फिर भी वह इस सिद्धांत को जानता था कि धन के कारण ही मनुष्य मुसीबत में पड़ जाता है। इतनी बड़ी संपत्ति वह और उसकी बहन अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। एक बार जब वे हेवन मार्शल सिटी छोड़ देते तो उनकी जान खतरे में पड़ जाती। ओह, ये यून ने आहनियू की ओर देखा और प्रशंसा भरी निगाहों से उसे देखा। हालांकि किसी व्यक्ति के धन के कारण मुसीबत में पड़ने का सिद्धांत सरल था, लेकिन जब किसी व्यक्ति को अत्यधिक धन प्राप्त होता था तो हर कोई शांत नहीं रह पाता था। तुम्हें ये नहीं चाहिए, क्या तुम मूर्ख हो? आहयू का चचेरा भाई अचानक चीख उठा। वह धन दौलत के अपने ख्यालों में पूरी तरह डूबा हुआ था। वह इस धन का इस्तेमाल एक संप्रदाय स्थापित करने, प्रतिभाशाली और सुंदर लड़कियों को अपनी नौकरानियों या रखेल बनाकर एक आलीशान और राजसी जीवन जीने के लिए करना चाहता था। लेकिन जब उसने आहनियू का इनकार सुना तो वह सीधे घूरते हुए एम्पायरियन अवशेषों की ओर झपटा। वह लगातार कहता रहा, वह एक नासमझ बच्चा है, मैं उसके लिए फैसला करूंगा। ये पत्थर तुम्हें बेचा जाएगा। अपने सामने मौजूद धन दौलत को देखकर इस व्यक्ति का दिमाग खराब हो चुका था। आंखों के सामने मौजूद उन कलाकृतियों के अलावा उसे और किसी चीज की परवाह नहीं थी। हालांकि जैसे ही वह एम्पायरियन अवशेषों को छूने ही वाला था, उसे एक शक्तिशाली बल का आभास हुआ जिसने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके कारण उसे कई कदम पीछे हटना पड़ा। लड़खड़ाते हुए वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा। चचेरा भाई पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर संभला। उसने देखा कि यून उसे भावहीन भाव से देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में तिरस्कार की झलक थी। आप, चचेरे भाई ने घूंट भर लार निगल ली। वह पहले बेहद खुश था, लेकिन अब उसकी खुशी काफी हद तक कम हो गई थी। ये दक्षिणी सागर का जंगली आदमी मुझे नीचा समझता है। आपको बस किस्मत का साथ मिला और आपने खूब धन कमा लिया। इसमें घमंड करने की क्या बात है? अगर तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी न होती तो तुम मुझसे भी बदतर होते। उसके मन में ऐसे विचार आ रहे थे और वह और भी उदास होता जा रहा था। आखिर ऐसे बर्बर को वो स्वर्ग की पवित्र वस्तुएं क्यों मिलेंगी? स्वर्ग कितना अन्यायपूर्ण है। काश वो उसे मिल जाती। बेहतरीन दवाइयां, बेहतरीन औरतें, आलीशान महल, ऐसी जिंदगी कितनी शानदार होती। हालांकि उसके मन में यून के प्रति द्वेष था, फिर भी चचेरा भाई यून के सहारे अमीर बनने की उम्मीद रखता था। उसने अपना गुस्सा दबाकर चेहरे पर मुस्कान ला दी। उसने विनम्रता से कहा, अरे मुझे देखो, मैं बहुत जल्दबाजी में था। आहयू और आहनियू की खुशी में मैं इतना खो बैठा कि मर्यादा भूल गया। मुझे तुम्हें ही सौदा पूरा करने देना चाहिए था। आखिर यह इतना बड़ा मामला है। ये यून ने उसे एक तीखी नजर से देखा और उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने केवल आहनियू और आहयू की ओर देखा और कहा, इसे अपने पास रखो। बड़े भाई के नेक इरादों के लिए धन्यवाद, लेकिन हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। आहनियू ने ईर्ष्या से एम्पायरियन अवशेषों को देखा, लेकिन फिर भी उसने दृढ़ता से अपना सिर हिला दिया। वह दिली तमन्ना रखता था कि वे अवशेष उसका जीवन बदल दें और वह अपनी बहन के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। लेकिन वह बहुत कमजोर था। ये अवशेष ऐसी वस्तुएं थीं जिन्हें वह थामे नहीं रख सकता था। ये यून ने सहजता से कहा, चिंता मत करो, तुम इन अवशेषों को अपने पास रख सकते हो। स्वर्ग मार्शल नगरी में मैं तुम दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। इसके बाद मैं तुम्हें खजाना घर ले जाऊंगा। तुम दोनों इन अवशेषों की रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन तुम इनका उपयोग कर सकते हो और फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। तुम्हारा नाम आहनियू है ना? तुम में बहुत प्रतिभा है। बड़े संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोगों से तुम्हारी प्रतिभा कम नहीं है। दुर्भाग्य से तुम्हारा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ, जिससे तुम्हारी साधना में देरी हुई। इसके अलावा तुमने बहुत सारी घटिया जड़ी बूटियां खाई हैं। तुम्हारे शरीर में बहुत सारी अशुद्ध ऊर्जा जमा हो गई है। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो तुम्हारे मार्शल आर्ट के मार्ग में सफलता मिलने की संभावना कम है। हालांकि मुझे कुछ ऐसी चमत्कारी औषधियां पता है जो आपको पुनर्जन्म का अनुभव करा सकती हैं और आपके हृदय को शुद्ध कर सकती हैं। इनका उपयोग निम्न स्तर के योद्धा भी बिना किसी दुष्प्रभाव के कर सकते हैं। ये औषधियां जन्म के बाद संचित अशुद्ध ऊर्जा को दूर करती हैं और आपके स्वास्थ्य में सुधार लाती हैं। इससे आपकी साधना क्षमता एक स्तर ऊपर उठ जाएगी। ऐसा होने पर किसी बड़े संप्रदाय में प्रवेश करना आसान हो जाएगा। बची हुई संपत्ति से आप अपनी बहन के लिए अनमोल वस्तुएं खरीद सकते हैं, जिससे वह भी मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकेगी। इससे उसकी आयु 1000 वर्ष से अधिक हो जाएगी। मेरे पास निम्न स्तर के योद्धाओं के लिए ऐसी चमत्कारी औषधियां नहीं हैं। अगर होती तो मैं उन्हें सीधे आपको दे देता। जब तक आप 10 एम्पायरियन अवशेषों का उपयोग पूरा कर लेते हैं, उन्हें गोलियों के बदले में लेकर खा लेते हैं, तब तक वे बड़े गुट आपके खिलाफ साजिश नहीं रचेंगे। तब आपको पकड़ना बेकार होगा। आपका क्या कहना है?
जब ये यून ने अवशेष निकाले तब तक उसने ऐसी योजना बना ली थी। कुछ अद्भुत औषधियां मौजूद थी जो निम्न स्तर के योद्धाओं को अपनी अस्थि मज्जा शुद्ध करने और अपनी प्रतिभा को बढ़ाने में सक्षम बनाती थी, लेकिन वे बहुत महंगी थी। उस समय ये यून की प्रतिभा बहुत औसत थी। उन्होंने उच्च श्रेणी के खजानों का उपयोग करके धीरे धीरे अपने शरीर को बेहतर बनाया, जब तक कि उन्हें एक परिपूर्ण शुद्ध यान शरीर प्राप्त नहीं हो गया। आज उनकी साधना प्रतिभा तियान युआन जगत के अभिजात वर्ग से कहीं आगे निकल चुकी है। जहां तक मनुष्यों की आयु बढ़ाने वाली दवाओं की बात है, उनकी संख्या और भी अधिक थी। मनुष्यों की जीवन क्षमता विकसित नहीं हुई थी, इसलिए उनकी आयु बढ़ाना स्वर्ग के राजाओं की आयु बढ़ाने की तुलना में कहीं अधिक आसान था। यह आहनियों के होंठ कांप उठे। ये यून का विचार व्यवहारिक था, लेकिन अगर वह एक साथ इतनी सारी उच्च गुणवत्ता वाली गोलियां खा ले तो ये बहुत बड़ी बर्बादी होगी। हालांकि उनकी कमजोरी को देखते हुए वास्तव में कोई दूसरा बेहतर तरीका नहीं था। आहनियों ने ये यून की ओर देखा और उसके प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त की। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस पत्थर को प्राप्त करने के बाद इसकी कीमत कितनी होगी। ये यून इसे थोड़े से लाभ के साथ खरीद सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने 10 एम्पायरियन अवशेषों का भुगतान करने की पेशकश की। ये यून ने उन जैसे कमजोर लोगों को धोखा नहीं दिया। यह ऐसा काम नहीं था जो कोई आम इंसान करता। आहनियों ने धीरे से कहा, दरअसल इस पत्थर के लिए आपको इतनी कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है। ये यून ने हल्की सी मुस्कान दी। ये दोनों भाई बहन सरल और दयालु थे। अपार धन दौलत के बावजूद, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी, वे अपने मूल सिद्धांतों पर अडिग रहे। यह एक बहुत ही सराहनीय गुण था। कोई बात नहीं, यही तुम्हारा हक है। हो सकता है मैंने तुम्हारा फायदा भी उठाया हो। ये यून की सोच तियान युआन जगत के दिव्य राजाओं से कहीं अधिक व्यापक थी। चूंकि दिव्य राजा दिव्य अवशेषों के प्रति इतने आकर्षित नहीं होते थे, इसलिए ये यून के लिए ये अवशेष कोई मायने नहीं रखते थे। हालांकि वह रहस्यमयी चट्टान एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करेगी। जैसे ही आहनियु रहस्यमयी पत्थर को ये यून को सौंपने की योजना बना रही थी, अचानक एक व्यंग्य भरी आवाज गूंजी, क्या तुम अभी भी सो रहे हो? या तुम ऐसा व्यवहार कर रहे हो जैसे हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है? आहनियु और आहनियु चौंक गए जब उन्होंने अपना सिर उस लंबे चेहरे वाले आदमी की ओर घुमाया। ये यून ने भी उसकी ओर देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उदास चेहरे वाले उस व्यक्ति ने ठंडी आंखों से मुस्कुराते हुए कहा, आपने हमसे यह नहीं पूछा कि क्या हम इससे सहमत हैं? ये 10 एम्पायरियन अवशेष थे, एक बड़ी धनराशि। क्या इसे उन बेकार चीजों पर बर्बाद करना उचित था जिन्हें अस्थि मज्जा शुद्धिकरण के लिए साधना का उचित समय नहीं मिला था? ये तो मानव स्वर्ग की संपत्ति को नष्ट करने जैसा था। उस उदास चेहरे वाले व्यक्ति की राय में, वह आहनू जैसे व्यक्ति को ली फायर संप्रदाय में विविध कार्यों का शिष्य बनाकर पहले से ही उसे सम्मान की नजर से देख रहा था। ये दिव्य अवशेष और वह रहस्यमयी चट्टान सब उसी के होने चाहिए। केवल उसी के हाथों में आकर ही इनका असली मूल्य प्रकट होगा। आहनियु को पहले से ही इस उदास चेहरे वाले आदमी से नफरत थी, क्योंकि उसने इस मुस्कुराते हुए बाघ को, जो कुटिल विचारों से भरा हुआ था, एक अच्छा आदमी समझ लिया था। उसने दांत पीसते हुए और अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, हमें अपनी चट्टान बेचने के लिए आपकी सहमति की क्या आवश्यकता होगी? हालांकि उसने दृढ़ता से यह बात कही, आहनियु के चेहरे पर चिंता के भाव झलक रहे थे। आखिरकार वह ली फायर सेक्ट के क्षेत्र में था और ली फायर सेक्ट की तुलना में वे बहुत कमजोर थे। लंबे चेहरे वाले उस व्यक्ति ने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ बड़े आराम से कहा, तुम्हारा पत्थर? क्या तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? क्या तुमने अभी अभी वह पत्थर मेरे लिए फायर सेक्ट को नहीं बेचा? एक ही चीज के लिए दोनों तरफ से पैसे लेने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम कुछ ज्यादा ही लालची नहीं हो? ये रहस्यमयी पत्थर तो पहले से ही ली फायर सेक्ट की संपत्ति है। ये 10 एम्पायरियन अवशेष मुझे सौंप दिए जाने चाहिए। जहां तक तुम्हारी बात है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं तुम्हें ली फायर सेक्ट में रिपोर्ट करने और विविध कार्यों का शिष्य बनने का मौका दे सकता हूं। अगर तुम भविष्य में मेहनत करोगे तो तुम्हारे पास आधिकारिक शिष्य बनने का भी मौका है। क्या किसी बड़े संप्रदाय में प्रवेश करना तुम्हारा सपना नहीं है? लंबे चेहरे वाले उस व्यक्ति ने धीरे से उसकी कलाई पकड़ी और आहनू को तिरस्कार भरी नजरों से देखा, जबकि आहनू का चेहरा उपहास से भरा हुआ था। ली फायर सेक्ट शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन हेवन मार्शल सिटी में विशेष कारणों को छोड़कर लड़ाई निषिद्ध थी, अन्यथा उन्हें दंड भुगतना पड़ता था। उनकी दुकानों को इस बात का ध्यान रखना था, लेकिन पर्याप्त लाभ मौजूद होने के कारण ये बातें मायने नहीं रखती थी। इसके अलावा जब तक आगे बढ़ने का कोई कारण मिल जाता, तब तक कोई समस्या नहीं होती। ऐसे विचार आते ही उस उदास चेहरे वाले व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई। आहनियु और आहनियु के चेहरे शर्म से लाल हो गए। उन्होंने कभी इतना निर्लज्ज व्यक्ति नहीं देखा था। पहले वाला सौदा बंद नहीं हुआ था, ये पत्थर उसका कैसे हो गया? और उसने उन्हीं पर पलटवार करते हुए उन्हें लालची कह दिया। 20 वर्ष का वही युवक घबराने लगा। क्या पैसा हवा में उड़ रहा था? इतना ही नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है। आहनियु घबरा गया और बोला, ये हेवन मार्शल सिटी है। क्या तुम दिन दहाड़े हमें लूटने के लिए हेवन मार्शल सिटी के नियमों का उल्लंघन करोगे? स्वर्ग मार्शल सिटी की स्थापना बहुत समय पहले हुई थी, तब से जबरन लूटपाट की घटनाएं बहुत कम हुई थीं। यह एक वर्जित प्रथा थी। हाँ, उदास चेहरे वाले व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, मैं अपना काम ठीक से कर रहा हूँ। स्वर्ग मार्शल सिटी के नियमों का उल्लंघन करने का आपका क्या मतलब है? उसने हाथ हिलाया और उसके पीछे खड़े मोटे दुकानदार ने बात समझ ली और चिल्लाकर कहा, दरवाजे बंद करो। पा दुकान के दरवाजे बंद थे। इसके बाद मोटे दुकानदार ने फिर से चिल्लाया और सुरक्षा वर्दी पहने कई हटे कट्टे आदमी उस उदास चेहरे वाले आदमी के पीछे प्रकट हुए। ये लोग ली फायर सेक्ट के वार्डन थे, जो ली फायर सेक्ट की दुकान की सुरक्षा के प्रभारी थे। हर वार्डन में जीवन शक्ति का एक अनूठा आकर्षण था। उनकी सांसें संयमित थीं और उनकी आंखें उग्र दिख रही थीं। एक नजर में ही यह स्पष्ट हो जाता था कि वे मार्शल आर्ट के उस्ताद थे।
ये कल्पना करना असंभव था कि ली फायर सेक्ट के एक मानस्तरीय स्टो की सुरक्षा बनाए रखने में वे कितने शक्तिशाली थे। एक पंक्ति में खड़े विशेषज्ञों के समूह को देखकर उनके द्वारा व्यक्त किए गए दमन के भाव की कल्पना की जा सकती थी। अध्याय 589, रक्त से सने अवशेष। इतने सारे पहरेदारों के सामने लड़की का चचेरा भाई तुरंत पीला पड़ गया। आहनू का दिल बैठ गया। उसने अपने खानदान में कभी इतने सारे विशेषज्ञ नहीं देखे थे और उनमें से हर एक उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। वह दबाव महसूस कर सकता था। आप क्या करना चाहते हैं? आहयू ने अपनी सांस रोक ली और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वे उनकी संपत्ति लूटने वाले थे? क्या यहाँ अब भी कोई कानून बचा था? हुर, चिंता मत करो। ये रक्षक थोड़े खूंखार दिख सकते हैं, लेकिन इनका तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। अभी अभी हमारा सौदा पक्का हो गया है। 100 निम्न श्रेणी के अवशेष और तुम्हें मेरे लिए फायर सेक्ट में एक सहायक शिष्य के रूप में भेजना। ये लोग तुम्हें मेरे लिए फायर सेक्ट तक पहुंचाने के लिए आए हैं। मैं अपने वचन का पक्का हूं। उस उदास चेहरे वाले व्यक्ति ने हेवन मार्शल सिटी के भीतर किसी की हत्या करने की हिम्मत नहीं की और जनता को जवाबदेह ठहराने और तर्कसंगत पक्ष में रहने के लिए वह वास्तव में आहनू और आहयू को ली फायर सेक्ट में भेजने वाला था। लेकिन एक बार जब वे ली फायर सेक्ट पहुंच जाएंगे तो यह इन दोनों भाई बहनों के बस में नहीं रहेगा। ली फायर सेक्ट में विविध कार्यों के शिष्य बनकर शांतिपूर्वक जीवन बिताने की उनकी कल्पना मात्र ही व्यर्थ होगी, क्योंकि उनके प्रवेश करते ही उन्हें यातनाएं देकर मार डालने की पूरी संभावना थी। और ली फायर सेक्ट के लिए किसी की मौत का कारण बनना चींटी पर पैर रखने से कम नहीं था, तो भला किसे परवाह होगी। आहयू, जिसे भी इस बात का एहसास हो गया था, का चेहरा दुखद रूप से पीला पड़ गया। नहीं, मुझे इसमें मत घसीटो, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। आहयू का चचेरा भाई, जो उसके बगल में खड़ा था, अचानक अपने खूबसूरत सपने से जाग उठा। उसे आभास हो गया था कि एक बार जब उस उदास चेहरे वाले आदमी ने उनके साथ मर्यादा तोड़ दी तो उसे चुप करा दिया जाएगा। 2 को मारना 3 को मारने से कोई फर्क नहीं था। ये सब उस बेवकूफ जियांग यीदाओ की गलती है। अगर वो न होता तो शायद वो बच जाता, लेकिन अब उसका मरना तय था। ये दृश्य देखकर यीयून ने ताना मारा, आखिरकार तुम इसे और नहीं रोक पाए। उसे काफी समय से ऐसी स्थिति की आशंका थी। वास्तव में वह इसी का इंतजार कर रहा था। जिस क्षण उस उदास चेहरे वाले व्यक्ति ने लिन शिंटो का अपमान किया था, उसी क्षण से यीयून बदला लेने के लिए बेताब था। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है कि तुम मेरे लिए फायर सेक्ट को कछुए की तरह समझ रहे हो। मैं ये सब सहन कर सकता हूँ। तुम मुझसे यह उम्मीद तो नहीं कर सकते कि मैं अपने लिए फायर सेक्ट के क्षेत्र में किसी को इस तरह अत्याचार करते हुए असहाय होकर देखता रहूं और फिर उदासीन बना रहूं, है ना? जैसे ही उस उदास चेहरे वाले व्यक्ति ने ये कहा, शक्तिशाली योद्धा चुपचाप यीयून और उसके साथियों को घेर लिया। इस स्थिति ने आहनियू और आहयू को घबरा दिया और उन्हें गुस्सा आ गया। बीच में खड़ा लंबा चेहरा वाला व्यक्ति मुस्कुराया और बेहद शांत और आत्मविश्वासी दिखाई दिया। वह आहयू और उसके साथियों की बेचैनी के बिल्कुल विपरीत था। आपने व्यापार के नियमों का उल्लंघन किया और एक ही वस्तु को 2 पक्षों को बेचने की कोशिश की। मैंने आपको इसके लिए दोषी नहीं ठहराया और मैं अपना वादा भी पूरा करूंगा। मैं आपको ली फायर सेक्ट भेजूंगा, जो पहले से ही बहुत उदारतापूर्ण है। जहां तक आपकी बात है। लंबे चेहरे वाले उस व्यक्ति ने यीयून की ओर देखा और उसकी आंखों में लालच की प्रबल भावना झलक उठी। तुम दक्षिणी सागर के जंगली मेरी दुकान में गड़बड़ करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? स्वर्ग मार्शल सिटी में बल प्रयोग निषिद्ध है, लेकिन अगर कोई परेशानी खड़ी करता है, जैसे ही उदास चेहरे वाले उस व्यक्ति ने बोलना शुरू किया, उसने अचानक एक जोरदार मुक्का मारा, जिसकी ताकत से एक शेल्फ टूट गई। अंदर रखी चीजें जमीन पर बिखर गईं। अंदर रखी सारी जड़ी बूटियां खराब हो गई थीं। जे जरा देखो, तुम इस बात से नाराज थे कि भाई बहन की इस जोड़ी ने हमें वह रहस्यमयी पत्थर बेच दिया और इस तरह मेरे लिए फायर सेक्ट से झगड़ा करना चाहते थे और मेरी दुकान में तोड़फोड़ की। ली फायर सेक्ट जब कोई काम करता है तो हम इस सिद्धांत को महत्व देते हैं कि सौहार्द धन को आकर्षित करता है, लेकिन अगर कोई परेशानी खड़ी करता है तो हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। तुम्हारे जैसे अहंकारी और बर्बर व्यक्ति का मेरे लिए फायर सेक्ट में आकर तोड़फोड़ करने की हिम्मत करना, अगर मैं गलती से तुम्हें मार भी दूं तो हेवन मार्शल सिटी के लॉर्ड झांग समझ जाएंगे। हालांकि हेवन मार्शल सिटी की शांति भंग करने के लिए मुझे लॉर्ड झांग को चाय पिलानी होगी ताकि मैं अपनी गलती का प्रायश्चित कर सकूं। उसके शब्द उदासीन लग रहे थे, लेकिन आहयू और उसके साथियों को समझ आ गया कि उदास चेहरे वाला वह व्यक्ति यह संकेत दे रहा था कि वह हेवन मार्शल सिटी के प्रभारी व्यक्ति को जानता है और उन दोनों के बीच कुछ दोस्ती है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि हेवन मार्शल सिटी का प्रभार मार्शल एलायंस के पास था। जिस भी जगह का दायित्व मनुष्यों के हाथ में होता है, वहां भाई भतीजावाद होना स्वाभाविक है। ली फायर सेक्ट का हेवन मार्शल सिटी के प्रभारी के साथ मिलीभगत करना एक बेहद सामान्य बात थी। अगर उस उदास चेहरे वाले व्यक्ति ने मामले को दबाने के लिए लॉर्ड झांग को कुछ लाभ दिए हो, जैसे कि कुछ एम्पायरियन अवशेष, तो यह आश्चर्यजनक नहीं होगा। सीमो नियम लोगों द्वारा बनाए गए थे। इस दुनिया में नियमों की अनदेखी करते हुए दूसरों को धमकाना आम बात थी, बशर्ते कि सब कुछ ठीक से छिपाया गया हो और किसी को इसकी भनक न लगी हो। अगर ली फायर सेक्ट ने दुकान में गड़बड़ी की और इस बात पर जोर दिया कि उन जैसे छोटे मोटे लोग इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार थे, तो सच्चाई कौन जानेगा? ये सोचते ही आहयू का छोटा सा शरीर दुख और आक्रोश दोनों से कांपने लगा। आहनियों की बात करें तो उसने अपनी मुट्ठियां इतनी कसकर भींच ली कि उसके नाखून उसकी हथेली में धंस गए और खून बहने लगा। वह बहुत कमजोर था। अगर वह मजबूत होता तो उसे धमकाया कैसे जा सकता था? अब तो वह दूसरों की दया पर निर्भर था। दरअसल मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहता। अगर तुम आज्ञाकारी होकर पत्थर मुझे सौंप दो और गवाह बनकर बयान दे दो तो मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। लंबे चेहरे वाले उस व्यक्ति ने आहयू और आहनियू की ओर देखकर मुस्कुराया। उसने एक वीडियो डिस्क कैरे निकाली।
वह मामले को दबाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की योजना बना रहा था। उसी समय उसने कुछ निम्न श्रेणी के अवशेष निकाले और उन्हें फेंक दिया। डिंग डिंग डांग डांग, निम्न श्रेणी के अवशेष फर्श पर बिखर गए और भाई बहनों के पैरों की ओर लुढ़कने लगे। 100 अवशेष, अगर इससे ज्यादा हो तो बाकी पैसे रख लेना, आखिर मैं एक ईमानदार व्यापारी हूँ, उदास चेहरे वाले उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। मोटे दुकानदार ने भी अपनी जगह पर जमे हुए भाई बहनों को देखकर उपहास किया और कहा, जल्दी करो और उन्हें उठा लो। आहियू और आहनियू हिले नहीं। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखों से खून निकलने वाला हो। और ठीक उसी क्षण किसी ने हरकत की। आहियू के चचेरे भाई ने भयभीत और चापलूसी भरी मुस्कान के साथ अवशेषों को उठाने के लिए नीचे झुककर बैठ गया। मैं इन्हें उठा लूंगा, मैं इन्हें उठा लूंगा, प्रभु के उपहार के लिए धन्यवाद। ये पत्थर आपका है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। अवशेष उठा लेने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा, कृपया मुझे मत मारो। उद्धरण चिन्ह। इस हद तक गिरने के लिए वह वास्तव में मरना नहीं चाहता था। हाँ, समझदार आदमी किस्मत के आगे झुक जाता है। और तुम जियांग, क्यों न तुम भी उन्हें उठाने में मदद करो। जे ये जियांग ये दाओ, क्या मजाक है? क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम्हें किसी पर भी दूसरी बार तलवार चलाने की जरूरत नहीं है? लंबे चेहरे वाला आदमी जोर से हंस पड़ा। वह ही उनको दक्षिणी सागर में मिले अवसरों से वंचित करना चाहता था। भला जो व्यक्ति 10 एम्पायरियन अवशेष निकाल सकता है उसे कोई अवसर क्यों नहीं मिलेगा? ये यून मुस्कुराया। उसने धीरे से अपने पैरों से जमीन पर थपथपाया और ऐसा लगा मानो 4 अवशेष ऊर्जा से भर गए हों और उछलकर चेन की आवाज के साथ ये यून ने उन्हें पकड़ लिया। उसने सचमुच कुछ प्राचीन वस्तुएं एकत्र कर ली थीं। अशुद्धियों से मिश्रित इन अवशेषों को हाथ में लेकर ये यून धीरे धीरे उनसे खेलने लगा। ये वह समय है जब मैं अपने समान स्तर के कुलीन योद्धाओं के विरुद्ध अपनी तलवार निकालता हूँ। क्या आप जानते हैं कि कुलीन योद्धा क्या होते हैं? साधारण योद्धाओं के लिए तो मुझे आमतौर पर अपनी तलवार चलाने की भी आवश्यकता नहीं होती। उस उदास चेहरे वाले व्यक्ति के चेहरे पर ठंडी चमक आ गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस समय दक्षिणी सागर का वह बर्बर व्यक्ति इतने भड़काऊ शब्द कहने का साहस करेगा। वह समझ गया था कि यून लगभग दावसीट स्तर में था और उसके अपने सभी आदमी भी दावसीट स्तर में थे। हेवन मार्शल सिटी में युवान ओपनिंग क्षेत्र के एक एल्ड के अलावा जो हेवन रैंक स्टो में कार्यभार संभाले हुए थे, ली फायर सेक्ट के अन्य स्टोपीक दावसीट क्षेत्र के शिष्यों द्वारा चलाए जाते थे। उनके भंडारों में तैनात रक्षकों की बात करें तो वे सभी दावसीट क्षेत्र में थे। हालांकि उनमें प्रतिभा की कमी थी, लेकिन वे सैन्य संरचनाओं के साथ संयुक्त आक्रमणों में माहिर थे। एक विशेष संरचना बनाकर उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। ये हेवन मार्शल सिटी के लिए पर्याप्त था, जिसकी सुरक्षा अपेक्षाकृत अच्छी थी। दक्षिणी सागर के यून जैसे दावसीट स्तर के योद्धा को शायद तियान युआन जगत के शीर्ष गुट की भयानक शक्ति का अंदाजा नहीं था। संभवतः उसने सोचा होगा कि वह दक्षिणी सागर की तरह ही तियान युआन जगत में भी अपने स्तर से ऊपर के लोगों से लड़ सकता है। वह हद से ज्यादा मूर्ख था। लंबे चेहरे वाले उस व्यक्ति ने अपनी अंतरस्थानिक अनुभूति से एक तलवार निकाली। एक चमक के साथ एक ठंडी किरण चारों दिशाओं में फैल गई। क्या तुम जानते हो कि तियान युआन जगत में दक्षिणी सागर के जंगली लोग आमतौर पर कैसे मरते हैं? मैं तुम्हें बताता हूँ। वे आमतौर पर अपनी मूर्खता के कारण मरते हैं। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारी लाश कुत्तों को खिला दूंगा, फिर किसी को भी सच्चाई पता नहीं चलेगी। जैसे ही उस उदास चेहरे वाले व्यक्ति ने कहा, वह आगे बढ़ा और अपनी तलवार सीधे ही यून की गर्दन की ओर चला दी। उसी समय उस उदास चेहरे वाले व्यक्ति के पीछे खड़े पहरेदार हरकत में आ गए। वे चारों ओर से यून को जान से मारने के इरादे से उसकी ओर बढ़े। लंबे चेहरे वाले उस व्यक्ति ने आक्रमण का नेतृत्व किया। उसकी स्थिति खतरनाक लग सकती थी, लेकिन वास्तव में वह सबसे सुरक्षित थी। उसके पीछे तैनात रक्षकों ने पहले ही एक संयुक्त गठन बना लिया था और लंबे चेहरे वाला वह व्यक्ति गठन के ठीक केंद्र में था। इस संरचना के केंद्र में वह 12 रक्षकों की शक्ति को एकत्रित कर सकता था, जिससे उसे सबसे शक्तिशाली आक्रमण और रक्षात्मक क्षमता प्राप्त होती थी। इस अवस्था में उदास चेहरे वाले उस व्यक्ति को लगा कि वह अजेय है। अगर भगवान उसके रास्ते में आए तो वह उनका वध कर देगा। अगर बुद्ध उसे रोके तो वह उनका भी वध कर देगा। 12 रक्षकों की शक्ति उसके शरीर की ओर एकत्रित होने लगी और उसके शरीर के जोड़ों से चटकने की तेज आवाजें आने लगीं। अत्यधिक ऊर्जा के प्रवाह से उसे अत्यधिक आराम मिला और वह जोर से चिल्ला उठा, अपनी मौत का सामना करो। जैसे ही कृपाण की किरण अत्यंत तेजस्वी हुई, लंबे चेहरे वाले व्यक्ति ने जोर से दहाड़ मारी। हालांकि उसी क्षण आहयू और आहनियू के विस्मय व्यक्त करने से पहले ही कुछ सुनहरी दिव्य किरणें लंबे चेहरे वाले व्यक्ति की तलवार की किरण को भेद गईं। ये दिव्य किरणें देखने में बहुत आकर्षक नहीं थीं, लेकिन इनकी गति अत्यंत तीव्र थी। ये पलक झपकते ही उस लंबे चेहरे वाले व्यक्ति के शरीर को छूकर निकल गईं। ओह! उस लंबे चेहरे वाले व्यक्ति की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि उसके कानों में भनभनाहट होने लगी। प्रकाश की ये कुछ किरणें नुकीली सुइयों जैसी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसकी आंखों में चुभ रही हो, उसकी आंखें अंधी हो रही हो और उसे असहनीय सिरदर्द हो रहा हो। हालांकि यह अनुभूति क्षण भर के लिए ही रही और फिर गायब हो गई। उस उदास चेहरे वाले व्यक्ति को पसीना आने लगा क्योंकि उसके द्वारा चलाई गई तलवार की किरण किसी तरह टूट गई थी। वह अब भी खुद को संभाल नहीं पाया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह मर चुका हो, लेकिन जब उसने अपने शरीर की जांच की तो ऐसा लगा जैसे उसे वास्तव में कोई चोट नहीं आई थी। उसने राहत की सांस ली। आखिर हुआ क्या? उसने ये यून की ओर देखा, जो बिल्कुल भी हिली डुली नहीं लग रही थी। उसे ये भी यकीन नहीं था कि पहले की हरकत ये यून ने ही की थी। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, अचानक उसे पीछे से लगातार पेंग 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 की आवाजें सुनाई दी। उसने अपना सिर घुमाया और तुरंत उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके पीछे खड़े 12 पहरेदारों के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उनके मुंह से झाग निकल रहा था और वे एक के बाद एक डोमिनोज की तरह गिरने लगे।
पलक झपकते ही सारे पहरेदार अस्त व्यस्त होकर जमीन पर पड़े थे। पूरी दुकान में ली फायर सेक्ट की तरफ से सिर्फ वही और मोटा दुकानदार ही बचे थे। क्या उदास चेहरे वाला वह आदमी बड़ी बड़ी आंखों से घूरता रहा। उसे अभी भी समझ नहीं आया था कि क्या हुआ था। उसने अपना सिर यी यून की ओर घुमाया और देखा कि यी यून अभी भी अपने हाथ में मौजूद 4 निम्न श्रेणी के अवशेषों से खेल रहा था, लेकिन अब चारों अवशेष खून से सने हुए थे। अशुद्धियों से मिश्रित अवशेष बिल्कुल स्पष्ट नहीं होते, लेकिन खून से रंगे जाने के बाद ये अवशेष खून से सने माणिक्य की तरह लाल हो गए। अध्याय 590 बड़ी असमानता। अभी क्या हुआ? रक्त से लथपथ अवशेषों को देखकर उस उदास चेहरे वाले व्यक्ति का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। ये दक्षिणी सागर का बर्बर व्यक्ति, क्या उसने उन 4 अवशेषों का इस्तेमाल अपनी दुकान में मौजूद 12 पहरेदारों को मारने के लिए किया होगा? वह कैसे संभव है? उसने 12 रक्षकों की सारी शक्ति एकत्रित कर ली थी, इसलिए संरचना का छोटा सा कमजोर बिंदु वास्तव में वे 12 रक्षक ही थे। हालांकि फिर भी किसी के लिए कुछ निम्न श्रेणी के अवशेषों का उपयोग करके 12 गार्डों को पल भर में मार डालना असंभव होना चाहिए। पेंग! इसी क्षण एक कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ एक शेल्फ जमीन पर गिर पड़ी, जिससे उस पर रखी सारी चीजें फर्श पर बिखर गईं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डर के मारे मोटे दुकानदार के पैर कांपने लगे थे। उसने भागने की योजना बनाई थी, लेकिन जल्दबाजी में वह एक शेल्फ से टकरा गया। हत्या, सामने मत आना। अगर तुम आए तो मैं अधिकारियों को सूचना दे दूंगा। उद्धरण चिन्ह। मोटा दुकानदार बैंगनी रक्त स्तर का योद्धा था। उसने ये स्तर केवल गोलियां खाकर हासिल किया था और उसने कभी भी मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया था। उसने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए जब 12 दावसीद स्तर के योद्धा उसकी आंखों के सामने ही पल भर में मर गए और उसे ये भी पता नहीं चला कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, तो वह डर के मारे पेशाब कर बैठा। ये यून को आते देख वह पहले से ही स्पष्ट बातें कर रहा था। उसके हाथों में अब भी एक टोकन था। ये टोकन शहर में किसी के खतरे में होने पर अधिकारियों को सूचित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसका इस्तेमाल कई सालों से नहीं हुआ था। हालांकि ये यून को अपनी ओर आते देख भी उसके मोटे हाथ कांपते रहे और उसने टोकन को कुचलने की हिम्मत नहीं की। ये यून ने भावहीन चेहरे के साथ मोटे दुकानदार के हाथों पर पैर रख दिया। काचा टूटी हड्डियों की आवाज सुनाई दी जब मोटे दुकानदार ने कसाईखाने में सुअर की तरह चीख मारी। ये यून ने उसके हाथ को टूटी हुई टहनी की तरह आसानी से कुचल दिया था। आहा, मुझे मत मारो, मैं तो बस एक दुकानदार हूँ। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मोटा दुकानदार पहले से ही रो रहा था। उसके हाथों में मौजूद अलग टोकन जमीन पर गिर गया था, जिसे ये यून ने उठा लिया। अब आपको याद आया होगा कि हेवन मार्शल सिटी में हत्या की अनुमति नहीं है, लेकिन मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक हूँ। मैंने इन लोगों को बिल्कुल नहीं मारा, मैंने तो बस उनकी आत्मा को चोट पहुंचाई है। उस क्षण भर में ये यून ने 4 निर्जन अस्थि अवशेषों को बाहर निकाला, जो उन रक्षकों के आत्मा सागरों को भेदते हुए उनकी आत्माओं को नष्ट कर दिया। उन्हें दिमागी तौर पर मृत मान लिया गया था, लेकिन वे अभी भी जीवित थे। उनमें चेतना का कोई अंश नहीं था। मरने और मृत्यु में कोई खास अंतर नहीं था। और ये यून ने कांपते हुए लंबे चेहरे वाले व्यक्ति की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह। लंबे चेहरे वाले उस आदमी का चेहरा पसीने से तर था। उसने पहले कभी इतना भयानक व्यक्ति नहीं देखा था। उसमें विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। उसकी निगाहें चुपचाप दुकान के दरवाजे की ओर गईं। दरवाजे बंद होने के बाद एक सुरक्षा तंत्र द्वारा उन्हें स्वचालित रूप से सील कर दिया गया था। वह जबरदस्ती सुरक्षा तंत्र को तोड़कर बाहर सड़कों पर भागना चाहता था और मदद के लिए चिल्लाना चाहता था। हेवन मार्शल सिटी की सड़कों पर किसी का पीछा करके उसे जान से मारने की कोशिश करना एक गंभीर अपराध था। इससे हेवन मार्शल सिटी की कानून प्रवर्तन टीम को निश्चित रूप से सतर्क कर दिया जाता। लेकिन जैसे ही उसके मन में यह विचार आया, ये यून अचानक उसके सामने से गायब हो गई। लगभग उसी समय उसके ठीक सामने एक काली परछाई प्रकट हुई। ये यून मानो पलक झपकते ही गायब हो गया, मानो स्वयं मृत्यु आ गई हो। उस उदास चेहरे वाले व्यक्ति को चीखने का भी समय नहीं मिला कि पेंग की एक जोरदार आवाज गूंज उठी। ये यून ने अपना हाथ उस लंबे चेहरे वाले व्यक्ति के दांतियान पर रखा। उसकी हथेली से निकली युआनची ऊर्जा विस्फोट की तरह उस लंबे चेहरे वाले व्यक्ति के दांतियान पर प्रवाहित हुई और उसकी नसों में तेजी से प्रवाहित होने लगी। पा जैसे तली हुई फलियों की आवाज आती है, वैसे ही उस उदास चेहरे वाले आदमी की दंतियन और मेरिडियन पूरी तरह से नष्ट हो गईं। उनकी साधना पूरी तरह से ठप हो गई थी। ये यून ने उसकी मांसपेशियों और नसों को भी बुरी तरह से तोड़ दिया था। वह चल नहीं पाएगा और उसे अपना बाकी जीवन बिस्तर पर ही बिताना पड़ेगा। एक ऐसे योद्धा के लिए जो पहले लगभग कहीं भी यात्रा कर सकता था, ये परिणाम मृत्यु से 100 गुना अधिक दुखद था। लंबे चेहरे वाले उस आदमी ने खून की एक बड़ी घूंट उल्टी कर दी। उसका शरीर कांप रहा था क्योंकि उसकी मांसपेशियां नष्ट होने के बाद अनैच्छिक रूप से सिकुड़ गई थीं। जब उसे अपने शरीर के साथ हुई घटना का एहसास हुआ तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। मृत्यु से भी बदतर जीवन। पलक झपकते ही वह ली फायर सेक्ट के एक प्रतिष्ठित प्रबंधक से एक ऐसे अपाहिज में बदल गया जो जीते जी मौत का सामना करेगा। मैंने कहा था कि मैं कानून का पालन करने वाला व्यक्ति हूँ। चूंकि स्वर्ग मार्शल सिटी में हत्या करना मना है, इसलिए मैंने तुम्हें जीवित रखा। जैसे ही ये यून ने बोलना शुरू किया, उसने अपने हाथों में मौजूद खून से सने अवशेषों को उस व्यक्ति के उदास चेहरे पर फेंक दिया। मैं इन्हें आपको लौटा रहा हूँ। मैंने वे अवशेष लौटा दिए हैं जो आपने मुझे दिए थे। इसे मेरे द्वारा लौटाया गया सामान समझिए। ये पत्थर अभी भी मेरा है। ये यून के बोलते ही उसने रहस्यमय पत्थर उठाया और फिर मोटे दुकानदार की ओर देखा। इसे एक नजर में ही ये यून का इरादा झलक रहा था। धमाका। मोटे दुकानदार को अपने कानों में एक भयानक गर्जना सुनाई दी और उसका दिमाग सुन्न हो गया। फिर वह तुरंत बेहोश हो गया। ये यून के इरादों से उसकी आत्मा बुरी तरह घायल हो गई थी। जब वह जागेगा तो वह भी मंदबुद्धि हो जाएगा।
ये यून ने थोड़े ही समय में मैनरैम की दुकान में मौजूद सभी को पनडुब्बी बना दिया था। तभी उसने आहनियू और आहियू की ओर मुड़कर देखा। इससे पहले जो कुछ भी हुआ वो महज कुछ सेकंडों में हुआ। गरीब पृष्ठभूमि से आए युवक ऐसा दृश्य देखकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। इससे पहले जब वे शहर में दाखिल हुए थे तब ये यून ने पहल करके उनसे बात की थी। उन्हें बस इतना महसूस हुआ कि ये यून उदार और नेक दिल इंसान है। ये यून के वस्त्र भी बहुत साधारण थे। यह उन महान पारिवारिक कुलों के देवताओं से बिल्कुल अलग था जो हमेशा कीमती आभूषणों से लदे रहते थे। ये यून की कम उम्र को देखते हुए उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये यून में इतनी भयानक ताकत होगी। इतनी शक्ति वाले व्यक्ति का आमतौर पर असाधारण पृष्ठभूमि होती है। ऐसे लोगों को स्वर्ग मार्शल नगरी में प्रवेश करने के लिए सामान्य द्वारों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि वहां उनके स्वागत के लिए विशेष प्रवेश द्वार बने होते थे। हालांकि ये यून भीड़ में घुल मिल गई थी और देखने में कुछ खास नहीं लग रही थी। आहनियू और आनयू के लिए ये यून उन पौराणिक एकांत प्रिय गुरुओं की तरह थे जो शहर में छिपकर रहते थे। बड़े भाई जियांग, आप। आहनियू और आहियू उथल पुथल भरी भावनाओं के साथ ये यून को देख रही थी। ये यून की हरकतों को देखकर आहनियू विशेष रूप से उत्तेजित हो गई थी। उस उदास चेहरे वाले व्यक्ति ने स्थिति का लाभ उठाया था और उनकी जान अपने हाथों में ले ली थी। इससे उसे यह भलीभांति समझ आ गया था कि वह कितना शक्तिहीन है और कैसे उसे उनकी इच्छा अनुसार मारा जा सकता है। वह एक अधिपति की शक्ति प्राप्त करना चाहता था और उसने उस उदास चेहरे वाले आदमी को बेरहमी से पीटा। हालांकि फिलहाल वह ऐसा करने में असमर्थ थे, लेकिन ये यून ने आहनियू की सारी इच्छाएं आसानी से पूरी कर ली थीं। यह मकड़ी के जाले साफ करने जितना आसान लग रहा था, यह बेहद प्रभावशाली था और इससे वह प्रशंसा और सम्मान से भर गया। हमें जाना होगा। ली फायर सेक्ट को यहाँ की स्थिति का जल्द ही पता चल जाएगा। हेवन मार्शल सिटी में कई दुकानें मूल्यवान खजाने बेचती थीं, इसलिए चोरी या डकैती को रोकने के लिए कुछ पारिवारिक कबीले शाखाओं में स्थिति की निगरानी के लिए मुख्यालय में सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करते थे। मानव श्रेणी की शाखा में इस तरह का गंभीर मामला घटित होने पर ली अग्नि संप्रदाय की स्वर्ग श्रेणी की शाखा को तुरंत इसकी सूचना मिल जाती। सरणी की निगरानी का प्रभारी व्यक्ति ली फायर सेक्ट के एल्डर को रिपोर्ट करेगा, जिसके आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हेवन मार्शल सिटी समेत पूरे इलाके में उन्हें कुछ संघर्ष होता हुआ दिखाई देगा। उन्होंने पहले यहाँ जो कार्रवाई की थी उससे युआनची में उतार चढ़ाव आ चुका था और बहुत जल्द ही कानून प्रवर्तन टीमें इस दुकान पर नजर गड़ा देंगी। यहाँ जो कुछ भी हुआ था उसके सभी निशानों को मिटाना ताकि उन्हें ये पता न चल सके कि यह सब यून द्वारा किया गया था, असंभव था।